हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना ये आपका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है हमारे यहाँ पे सीडीएस पीवाईक्यू सीरीज का। अब जैसा ना आपको पहले बताया था कि हम सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइंस के पोर्शन को कवर कर रहे हैं, और साइंस के पोर्शन में भी हम सबसे पहले फिजिक्स पोर्शन को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वाले पार्ट में हमने यहाँ पे 2024 और 2023 में जो आपके चारों सीडीएस एग्जाम हुए थे उन सबके क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बन गया था, तो हम लोग अब यहाँ पे एक एक साल के, ठीक है, एक साल के आपके यहाँ पे जो दो सीडीएस एग्जाम होते हैं, तो एक वीडियो में हम यहाँ पे दो दो आपके सीडीएस एग्जाम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 2022 के जो आपका सीडीएस 1 हो गया, सीडीएस 2 हो गया, इन दोनों के जो भी आपके फिजिक्स के क्वेश्चन थे उन सबको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो चलो अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीडीएस टू 2022 ईयर में जितने भी आपके फिजिक्स के क्वेश्चन थे उसको हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे भी आपका पहला क्वेश्चन आपको इस वीडियो का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, द पिच ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी पिच होती है ना बेसिकली यहाँ पे साउंड वेव की, वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक, इन चार में से कौन से कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये बस बेसिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो सबसे पहली चीज, हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि पिच होता क्या है। तो पिच बेसिकली आपका होता है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो मैं लिख भी दे रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ साउंड बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं यहाँ पे पिच। अब क्वालिटी ऑफ साउंड मतलब क्या होगा, ये बेसिकली पिच का काम क्या है। पिच ये बताता है कि जो आप आवाज सुन रहे हो ना, वो कितनी ज्यादा ऊंची है, कितनी मीडियम लेवल की है, कितनी कम की है। मतलब यहाँ पे हाई और लो, जो आप देखते हो ना कि आप जैसे बोलते हो कि इसकी आवाज कम करो या फिर इसकी आवाज ज्यादा करो, कुछ भी आप बोल रहे हो उसमें, तो वो जो आप सुन पा रहे हो ना कि कितनी तेज आवाज आ रही है, कितनी हल्की आवाज आ रही है, वो बेसिकली आप पिच की वजह से देखते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका यहाँ पे पिच, जो बताता है क्वालिटी ऑफ साउंड, कि वो कितनी ज्यादा आपकी यहाँ पे हाई है या फिर कितनी आपकी यहाँ पे लो है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो चीज है कि वो कितनी हाई आपका साउंड है, कितना ज्यादा लो साउंड है, ये जो है पिच किसके हेल्प से बता पाता है। तो ये आपका यहाँ पे हेल्प लेता है फ्रीक्वेंसी की, जो कि यहाँ पे आंसर भी होने वाला है हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी, विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो पिच है आपका, वो ये चीज बता पाता है कि साउंड कितना ज्यादा हाई है या फिर कितना ज्यादा आपका यहाँ पे लो है। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी में भी जो वाइब्रेशंस होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे ये चीज देख पाता है ये। ठीक है, मतलब बता पाता है। अब यहाँ पे जैसे आपको पता होगा, हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड फॉर्मुलेज हमने यहाँ पे देखे थे। तो मैंने आपको यहाँ पे एसआई यूनिट भी बताई थी, आपको अभी भी याद रहना चाहिए, वो है आपकी यहाँ पे हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे आपको एसआई यूनिट पता होनी चाहिए चीजों की, क्योंकि यहाँ पे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी की आपकी हो गई यहाँ पे हर्ट्ज एसआई यूनिट। एम्पलीट्यूड जो आपका होता है इसकी होती है मीटर। अब ये होता क्या, अभी मैं आगे बताऊंगा, पर अभी याद रखो कि एम्पलीट्यूड की होती है यहाँ पे मीटर। लाउडनेस की जो यहाँ पे यूनिट है, ये आपकी होती है यहाँ पे डेसिबल। ठीक है, डीबी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसको कंप्लीट इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, डेसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज सब आपको यहाँ पे एसआई यूनिट जो है, ठीक है, खासकर आपको अच्छे से यहाँ पे याद रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पीड की आपको पता ही है यहाँ पे मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे एसआई यूनिट्स। अब फ्रीक्वेंसी की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले, तो आपको मैंने कल के वीडियो में फॉर्मुलेज आपको बताए थे। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे होता है 1/टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ 1/टाइम पीरियड। अब 1/टाइम पीरियड मतलब क्या होगा, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, 1/सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख सकते हो, 1/सेकेंड इसके यहाँ पे फॉर्मूला होता है बेसिकली। या फिर आप बोल लो यहाँ पे डायमेंशन जब आपको निकालना होता है ना, तो आप इस तरीके से लिख के आप डायमेंशन भी निकालते हो, पर डायमेंशन हमारे सिलेबस में सच आता नहीं है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है आपका यहाँ पे 1/टाइम पीरियड, और 1/सेकेंड आपका रह जाएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फॉर्मूला। फिर दूसरा फॉर्मूला जो होता है, ये आपका होता है नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम पीरियड, की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पे जा रही है, तो उससे भी हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे पता चल गए। और तीसरा हमने यहाँ पे कल भी डिस्कस किया था, जहाँ पे आपको दे रखा था कि अगर मान लो आपसे पूछता है कि स्पीड ऑफ वेव कितनी है, तो वहां पे हमने देखा था कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी को उसके वेवलेंथ से, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हो कि एफ जो है वो आपका इक्वल आ जाएगा स्पीड ऑफ वेव के, और अपॉन में आपका यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव अपॉन हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। तो अलग अलग जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आ रहा है, वहां से अलग अलग फॉर्मुलेज आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो एटलीस्ट आपको ये तीन फॉर्मूले आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में भी पता होने चाहिए।
ठीक, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एम्पलीट्यूड वगैरह ये सब क्या है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ना मैं 2 वेव्स बेसिकली आपकी बनाऊँगा। एक आपका है यहाँ पे पहली वेव मैं बना रहा हूँ, ठीक है? कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पे वेव जा रही है, ठीक है? और एक आपकी यहाँ पे मैं वेव बना लेता हूँ पिच को समझाने के लिए, वो आपकी है यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे ये है दूसरी वेव। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो बेसिकली आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, ये आपका होता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है? ये आपका क्या होता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, तो ये बस आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्रस्ट, ठीक है? क्रेस्ट। और नीचे वाले को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ट्रफ, ठीक है? तो ये जो नीचे वाला आपको ये लाइन से नीचे जो ऐसे यू शेप में दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये आपका होता है ट्रफ। और ये जो उल्टा रिवर्स में यू आपको दिख रहा है इस तरीके से, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्रस्ट। अब यहाँ पे जो ये अपर वाला एरिया है, इधर का मिडल पॉइंट और अगली वाली वेव, ठीक है, जस्ट आपकी यहाँ पे नेक्स्ट एडजेसेंट वेव जो है ऊपर साइड में ही, तो इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वेवलेंथ, ठीक है? इसको ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, वेवलेंथ, ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ पे लैम्डा से। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका यहाँ पे ये है, यहाँ से लेके जो भी आपका हाईएस्ट पॉइंट है वेव का, जहां तक वो वेव जा रही है, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक वेव के, ठीक है, जो भी उसका हाईएस्ट पॉइंट है, इस पूरे लेंथ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड। और यही सेम चीज आपकी इधर भी हो जाएगी, क्योंकि इधर भी आपकी वेव ही जा रही है, ठीक है? सेम चीज हो रही है, बस यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे आपका वेवलेंथ ज्यादा है इस वाले में, यहाँ पे क्या है, मिनिमम है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, इस वाले में आपका यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे आपका क्या है, ज्यादा है, ठीक है? या फिर मैक्स की जगह मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मोर, ठीक? तो इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे आपका ज्यादा है और यहाँ पे आपका यहाँ पे लेस है। और मैंने आपको कल एक और चीज बताई थी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी वेवलेंथ से। मतलब क्या है कहने का, कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है? तो वाइसे वर्सा है ये। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर आप फ्रीक्वेंसी अगर आपसे यहाँ पे पूछी जाए, तो फ्रीक्वेंसी के केस में यहाँ पे हो जाएगा ये लेस और यहाँ पे हो जाएगा ये मोर, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो मान लो ये एक टाइम पीरियड है, ठीक है? यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज्यादा जा रही है इसमें, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ से जीरो से लेकर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हम लोग मान लो हम निकालते हैं, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या था फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड में आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ वेव्स आपकी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू आपके पहले वाले डायग्राम से, ठीक है? तो इसलिए आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा। और क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और आपका लैम्डा जो है वेवलेंथ वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपका फ्रीक्वेंसी जहां ज्यादा होगा वहां लैम्डा या फिर आप बोलो वेवलेंथ आपका वहां पे कम हो जाएगा। ठीक, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड वगैरह फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी मैंने आपको पिछले वीडियो में आपकी क्या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रहती है, इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक, वो सब मैं पहले ही बता चुका हूँ। और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली चीजें भी आपको मैं सब कुछ बता चुका हूँ, वहाँ पे यूजेस वगैरह भी आपको मैं अच्छे से वहाँ पे समझा चुका हूँ, ठीक है? तो अगर आपको किसी में कोई भी दिक्कत होती है तो जरूर आप यहाँ पे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हो, देखो अगला क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन से डिवाइस को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में। तो देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखो सिंपल टर्म्स में आप अगर पहचानना चाह रहे हो ना, तो आपको जैसे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आपकी यहाँ पे एम्पियर, है ना? ये तो आपको यहाँ पे पता होगा, एसआई यूनिट होती है इसकी यहाँ पे एम्पियर। अब जो इसकी एसआई यूनिट है ना यहाँ पे एम्पियर, इसी से ही बेसिकली यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंट का, या फिर बोल लो आप इस तरीके से कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ पे रखा गया है जिससे आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हो, और वो आपका रहने वाला है यहाँ पे एमीटर, ठीक है? तो एमीटर बेसिकली यहाँ पे जो नाम आपको दिख रहा है ना इंस्ट्रूमेंट का, ये इसलिए ही रखा गया है क्योंकि आप यहाँ आपको यहाँ पे जो एसआई यूनिट आपको देखने को मिल रही है वो आपकी यहाँ पे करंट की होती है एम्पियर। तो इससे आप डायरेक्टली यहाँ पे पहचान भी सकते हो। तो इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन। फिर आपको यहाँ पे नीचे दे रखा है वोल्ट मीटर। अब देखो वोल्ट आपका यहाँ पे यूज होता है वोल्टेज वगैरह को यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए, और वोल्टेज की आपकी एसआई यूनिट होती है यहाँ पे वोल्ट। अब क्योंकि यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट आपकी वोल्ट होती है, इसलिए इसका जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करते हो आप वोल्टेज को मेजर करने के लिए, इसका नाम रखा गया है वोल्ट मीटर, ठीक है? तो यहाँ पे इजी टर्म्स में आप पहचान सकते हो कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम क्या चीज यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे जो आपको ये दो अलग से आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं ना, तो आपने जैसे यहाँ पे पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो हमने वहाँ पे माइक्रोफोन और स्पीकर, इन दोनों के ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि ये जो आपके डिवाइसेस है ना, ये ऐसे डिवाइसेस है जो आपके एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं,
है ना? जैसे आपने यहाँ पे एक लॉ भी पढ़ रखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है? यहाँ पे रुको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, ठीक है पूरा। तो आपको यहाँ पे एक लॉ भी पता होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें होता क्या है बेसिकली यहाँ पे कि ये बताता है आपको कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, पर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है? तो वही सेम चीज आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या फिर आप बोले ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो ये काम करते हैं कि आपकी यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्पीकर में क्या देखा था, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी वो आपकी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, है ना? माइक्रोफोन वाला जो था वो आपका यहाँ पे साउंड एनर्जी वाली यहाँ पे साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरीके से जो आपका मोटर है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो जो आपका यहाँ पे ये मोटर है, ये आपका यहाँ पे क्या करता है, तो ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सही से लिख दे रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है? यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ मैकेनिकल, और फिर आपका यहाँ पे एनर्जी। इसी सेम तरीके से जो आपका ये जनरेटर है ना, तो जनरेटर आपने देखा होगा जब भी आप कोई फंक्शंस वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पे ये यूज होता है। और ये क्यों यूज होता है, अगर मान लो यहाँ पे उस टाइम पे लाइट चली जाए उस पर्टिकुलर एरिया की, पर आपके उस इवेंट में या फिर उस फंक्शन में लाइट हमेशा बनी रहे, तो उस केस में आप यहाँ पे ज्यादातर जनरेटर का यहाँ पे यूज करते हो। तो उसमें वो क्या करता है कि मैकेनिकल प्रोसेस वो करता है, और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बहुत ज्यादा सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन था ये। बस आपको ये अलग से जो डिवाइसेस है ये पता होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, और आपका यहाँ पे ये आंसर आप इजिली कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऑप्टिक्स वाला जो आपका चैप्टर है उससे है, और उसमें भी आपका लेंस से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस पे, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कंडीशंस पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहली अच्छा यहाँ पे चीज आपको पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पे जो कॉन्वेक्स है ये आपका कन्वर्जिंग होता है या फिर डाइवर्जिंग होता है, ठीक है? लेंस की हम बात कर रहे हैं, मिरर के केस में अपोजिट कंडीशन हो जाती है, पर लेंस के केस में आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये आपका होता है यहाँ पे कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये आपका होता है कन्वर्जिंग। और जो आपका कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस जो होता है ये आपका होता है यहाँ पे डाइवर्जिंग, ठीक है? कन्वर्जिंग और आपका यहाँ पे डाइवर्जिंग। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब जगह अगर मान लो आपसे पूछा जाता है यहाँ पे मिरर के केस में कि आपका कॉनकेव मिरर यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है या फिर डाइवर्जिंग होता है, तो उस केस में अभी आपका हो जाएगा एकदम अपोजिट, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉनकेव मिरर, ठीक है? तो आपका जो कन्वर्जिंग होता है वो कॉनकेव मिरर होता है, और कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है? लेंस और मिरर दोनों अलग चीजें हैं, तो इससे प्लीज कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है? और ये आपका नीचे आ जाएगा कॉन्वेक्स, ठीक है? तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये आपका बन जाएगा यहाँ पे डाइवर्जिंग। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चीजें पता होनी चाहिए, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होते हैं, ठीक है? कन्वर्जिंग बेसिकली हो गया यहाँ पे एक जगह पे आके फोकस कर रहा है, ठीक है? डाइवर्जिंग मतलब अलग अलग डायरेक्शन में आपका जा रही है चीजें वो सब, ठीक है? तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे आ जाती है कि अलग अलग आपके यहाँ पे जो कंडीशंस बनती हैं, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखते हो, तो उसके कंडीशन के बेसिस पे आपकी इमेज बनती है अलग अलग आपकी यहाँ पे पोजिशंस पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स आपके लेंस की, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड है, तो यहाँ ओवरऑल आपकी यहाँ पे 6 कंडीशन बनती है, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? और बहुत ज्यादा सिंपल कंडीशन है, आप इजीली यहाँ पे समझ जाओगे, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चलो मैं डायग्राम के थ्रू हल्का सा समझा दूं। तो ये आप मान लो यहाँ पे ये आपका है यहाँ पे कॉन्वेक्स आपका यहाँ पे लेंस, ठीक है? ये आपका है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? अब यहाँ पे होता है क्या है बेसिकली, इधर आपका एक डायरेक्शन में आपका बनता है पहला फोकस, ठीक है? और इधर की तरफ आपका रहता है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ फोकस वन, ठीक है? इधर आपका रहता है यहाँ पे फोकस टू, और इधर आपका रहता है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ फोकस टू। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एक डायग्राम रहता है। सबसे पहले चीज आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए। अब जो वो 6 कंडीशन बनती है ना, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो वो देखो कितना ज्यादा इजी है याद रखने के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन में आप अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, पहले यहाँ पे 6 कंडीशन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझने में। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट आप जहाँ पे रख रहे हो उसके बारे में। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है?
उसका यहाँ पे साइज़ क्या है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे और फिर उसका यहाँ पे नेचर क्या है, वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है? अब अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, सबसे पहली कंडीशन में आप यहाँ पे रखते हो इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट आप हमेशा लेफ्ट साइड में रखोगे, हमेशा याद रखना। ऑब्जेक्ट आपका हमेशा लेंस के या फिर मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है और आपकी जो इमेज है, ठीक है, वो आपकी लेफ्ट राइट दोनों साइड में बन सकती है अकॉर्डिंग टू लेंस और मिरर, ठीक है, जो भी कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहली बस यहाँ पे आपको यही पता होना चाहिए, तभी हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे जहाँ फॉर्मूला देखा था मिरर का फॉर्मूला, तभी मैंने आपको बताया था मिरर और लेंस का, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपका यू जो है, चाहे आप मिरर ले लो, चाहे आप लेंस ले लो, चाहे कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस ले लो, या फिर आप यहाँ पे जो दोनों मिरर दोनों लेंस आपके अलग अलग है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कोई भी कंडीशन ले लो, आपका हमेशा जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना, उसमें जो यू ऑब्जेक्ट को जिसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं, तो आपका हमेशा वो नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि आप हमेशा लेफ्ट साइड में लेते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट सबसे पहला इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे जो 6 कंडीशन है, आप इजी टर्म्स में कैसे याद रख सकते हो? पहला आप इन्फिनिटी पे रखो, फिर आप यहाँ पे इन्फिनिटी और ट्वाइस ऑफ F2 के बीच में रखते हो अपने ऑब्जेक्ट को, फिर आप यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F2 पे रखते हो, फिर आप आगे आके यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F2 बोल रहा हूँ, यहाँ पे F1 है, ठीक है, यहाँ पे F1, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रख रहे हो ना, लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे F1 आता है, तो ट्वाइस ऑफ F2, ट्वाइस ऑफ F1, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F1 और आपका यहाँ पे F1 के बीच में आप अपने ऑब्जेक्ट को रखते हो, फिर फिफ्थ कंडीशन में आप यहाँ पे F1 पे रखते हो, फिर आप आगे जाके यहाँ पे F1 और आपके लेंस के बीच में रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बिटवीन ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इजी आपका यहाँ पे कंडीशन देखो क्या है। अब इस डायग्राम के थ्रू आप कैसे याद रख सकते हो? आप आओ लेफ्ट साइड से, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे आपने रख दिया, फिर इन्फिनिटी और ट्वाइस ऑफ F1 के बीच में रखा, यहाँ पे रख दिया दूसरी कंडीशन में, फिर तीसरी कंडीशन में यहाँ पे रख दिया, चौथी कंडीशन में इन दोनों के बीच रखा, फिर आपने यहाँ पे इसके यहाँ पे रख दिया, फिर आपने लेंस और F1 के बीच में रख दिया, मतलब आप सीक्वेंस में ही जा रहे हो। तो आपको ये ईजी है यहाँ पे याद करना कि ऑब्जेक्ट के आपके यहाँ पे जो 6 कंडीशन है, बहुत ज्यादा सिंपल है यहाँ पे आपको याद रखना, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इमेज कहाँ कहाँ बनती है। तो जब आप इन्फिनिटी पे रखोगे ना, तो आपकी इमेज बनती है यहाँ पे F2 पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी आपकी राइट साइड में बनेगी, यहाँ पे जो इमेज बनेगी ये आपकी बनेगी यहाँ पे राइट साइड में, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि हर कंडीशन में बनती है, ऐसा नहीं है, अभी हम वही चीज आगे डिस्कस करेंगे, पर आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो ऊपर की 5 कंडीशन है वो आपकी सब बनती है यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बन गया आपका यहाँ पे F2 में, ठीक है, यहाँ पे आपकी बनेगी पहली इमेज जब आप इन्फिनिटी पे रख रहे हो, फिर आपकी यहाँ पे बन जाएगी इन दोनों के बीच में, फिर आपकी यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F2 पे बन जाएगी, फिर आपका यहाँ पे इन्फिनिटी और ट्वाइस ऑफ F2 के बीच में बनेगी, और फिर आपकी फिफ्थ कंडीशन में इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीजों को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे F2 और आपका ट्वाइस ऑफ F2 के बीच में बनेगी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आपके F2 पे बनेगी, फिर ट्वाइस ऑफ F2 एंड इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, यहाँ पे भी मैं बिटवीन लगा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना कर जाओ। और फिर आपका यहाँ पे जो फिफ्थ कंडीशन है ये आपकी यहाँ पे बनेगी इन्फिनिटी पे। अब देखो जो आपकी सिक्स कंडीशन है, जहाँ पे आप F1, ये वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप F1 और लेंस के बीच में जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो आप जब ऑब्जेक्ट रखते हो यहाँ पे, तो जो आपकी इमेज बनती है वो सेम साइड बनती है। सेम साइड मतलब जहाँ पे भी आप जिस साइड ऑब्जेक्ट रख रहे हो, जैसे यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में रख रहे हो, हमेशा आप लेफ्ट साइड में ही रखते हो, तो यहाँ पे जब आप लेफ्ट साइड में रख रहे हो तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी आपकी लेफ्ट साइड में ही बनेगी, और वो ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन सेम साइड, ठीक है, ऑन सेम साइड। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप यहाँ पे 6 की 6 कंडीशन बहुत ज्यादा इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लेंस में ले लो चाहे मिरर में, मिरर की अब जब आगे क्वेश्चन आएगा वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। लेंस के बारे में आप यहाँ पे हम मैं बता दे रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको आप बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से याद रख सकते हो। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे साइज की बात करें, तो यहाँ पे जो साइज बनता है ये बहुत ज्यादा ही छोटा बनता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड। ये वाला जो बनता है ये आपका बनता है यहाँ पे डिमिनिश्ड, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बड़ा साइज हो जाता है आपका यहाँ पे ऊपर वाले से। फिर ये आपका बनता है यहाँ पे सेम साइज पे, क्योंकि आपका यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F1 पे रखोगे तो ट्वाइस ऑफ F2 पे इमेज बन रही है, तो यहाँ पे आपकी एकदम बीच में पड़ रहा है वो, तो सेम साइज का आपका यहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है, सेम साइज का। फिर नेक्स्ट वाले की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो नेक्स्ट वाले में आपका थोड़े यहाँ पे बड़ा हो जाता है, तो ये बन जाता है एनलार्ज, ठीक है, एनलार्ज इमेज बन जाती है। फिर फिफ्थ वाले में आपकी यहाँ पे और भी ज्यादा बड़ी इमेज बन जाती है, ये बन जाती है आपके यहाँ पे हाईली एनलार्ज, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे साइज होता है। फिर आपका यहाँ पे जो सिक्स्थ है, अब यहाँ पे ये हाईली एनलार्ज से भी ऊपर नहीं जाएगा, अब ये बन जाएगा वापस से आपका यहाँ पे एनलार्ज, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है। ऊपर की 5 आपको यहाँ पे बहुत ईज़िली याद रह जाएँगी चीज़ें, बस आपको 6th वाली कंडीशन पे थोड़ा फ़ोकस करना है, ताकि आपको याद रहे कि इमेज कहाँ बनती है, आपके ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है, सेम साइड पे बनती है। दूसरा कि आपकी जो इमेज का साइज़ है, वो आपका एनलार्ज रहता है, क्योंकि उससे पिछला वाला आपका हाइली एनलार्ज है, ठीक है? फिर नेचर की अगर हम बात करें, तो ये जो आपकी शुरू की 5 कंडीशन है, इन सब का जो नेचर होता है, ये आपका बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड आपका यहाँ पे राइट साइड में बन रही है सारी इमेज इस वजह से। और जो आपका यहाँ पे सिक्स्थ है, जिसमें आपकी इमेज सेम साइड पे बन रही है ऑब्जेक्ट के पीछे, तो ये आपका बन जाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, बहुत ज्यादा इजी और सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, अगर हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ से बोला कि आपने फोकस पे अपना यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा कॉन्वेक्स लेंस पे। तो देखो यहाँ पे आपने जब फोकस पे रखा, तो यहाँ पे ये आपका फोकस है, ये आपका फोकस है। ठीक है, ये वाला F1 जो है, ये ट्वाइस ऑफ F1 आपका यहाँ पे आप बोल लो कर्वेचर है। ठीक है, एक तरीके से जो आप मिरर में आप पढ़ते हो ना यहाँ पे, तो वो चीज है आपकी यहाँ पे ये सी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रहना है। अब यहाँ पे हमने जो देखा, तो हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि जो आपकी इमेज बनेगी, वो आपकी कहाँ बनेगी, यहाँ पे इन्फिनिटी पे बनने वाली है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर भी रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा, कि वो आपकी इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अगर आप फोकस पे अपना ऑब्जेक्ट रखते हो तो ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ गई, जो आपकी यहाँ पे 6 की 6 कंडीशन थी, हमने यहाँ पे जो डिस्कस करी। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे, तो आपका एक और लेंस है, उसका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। उसकी बस 2 ही कंडीशन आपकी बनती है, वो है आपका यहाँ पे कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस, और इसको हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो हम इस तरीके से बनाते हैं। इधर भी आपका वही सेम सिनेरियो रहेगा, F1 और ट्वाइस ऑफ F1। ठीक है, और इस तरफ में आपका यहाँ पे F2 और फिर आपका यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F2। ठीक है, पर आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये डिनोशन आपको पता होना चाहिए कि इससे हम लोग यहाँ पे बेसिकली डिनोट करते हैं लेंस को अलग अलग। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे डाइवर्जिंग होता है। ये आपका कैसा लेंस होता है, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसकी यहाँ पे आपके पास 2 ही कंडीशन है। 2 कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे बस 2 ही जगह रखते हो, वो हम 2 देख लेते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखते हो, दूसरा आप यहाँ पे इन्फिनिटी और आपका लेंस जो है, ठीक है, उसमें कहीं पे भी रख दो। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F1 पे रखो, इन दोनों के बीच में रखो, F1 पे रख दो, या फिर F1 और लेंस के बीच में रखो, कहीं पे भी रखो, वो आपका सारी कंडीशन सेकंड वाले में आ जाएगी। ठीक है, बिटवीन आपका इन्फिनिटी और लेंस के बीच में जब आप यहाँ पे रखते हो, तो आपका यहाँ पे सेकंड कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। यही आपकी सिर्फ 2 कंडीशन बनती है। अब ये आपका हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट का केस। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी इमेज कहाँ-कहाँ बनती है, इसके बारे में अगर हम देखें, तो जब आप इन्फिनिटी पे रखते हो, तो यहाँ पे जो कंडीशन है, ये आपकी सिमिलर रहेगी आपके यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के साथ, कि वहाँ पे भी जब आप इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, तो आपके यहाँ पे F2 पे बन रही थी, तो यहाँ पे भी वो आपकी F2 पे ही इमेज बन रही है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके यहाँ पे जो बनती है, वो आपकी बनती है डिमिनिश नेचर की। ठीक है, ये आपकी बनती है डिमिनिश नेचर की, और यहाँ पे ये होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट आपका यहाँ पे रहता है, और ये दोनों में ही सेम रहती है। ठीक है, डिमिनिश दोनों यहाँ पे जो कंडीशन है, दोनों में जो आपका साइज रहेगा इमेज का, वो आपका डिमिनिश रहेगा, और आपका जो नेचर रहेगा, ये भी आपका यहाँ पे सेम रहेगा, जो कि आपका रहने वाला है यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये पता चल गया। अब आपका आ जाता है यहाँ पे दूसरी कंडीशन में, आपकी इमेज कहाँ बनेगी। तो हमेशा याद रखना कि जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी और लेंस के बीच में रख रहे हो, तो यहाँ पे भी जो इमेज बनेगी ना, वो भी आपके यहाँ पे F2 और लेंस के बीच में बनेगी। ठीक है, लेंस के बीच में बनेगी, बिटवीन F2 एंड लेंस, मतलब यहाँ पे ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे कहीं आपकी ये इमेज बनेगी, जब अगर आप इन्फिनिटी और लेंस के बीच में अगर अपना ऑब्जेक्ट को रखते हो तो। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है आपके कॉनकेव लेंस के केस की। जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे ये 2 याद रख लेना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है यहाँ पे, जो 6 कंडीशन बनती है। और हमेशा याद रखना कि जो आपके कन्वर्जिंग लेंस है ना, जैसे कन्वर्जिंग जो चीजें हैं, चाहे आप लेंस की बात कर लो या फिर आप मिरर की बात करो, अगर कोई भी मिरर आपकी कन्वर्जिंग है या फिर लेंस कन्वर्जिंग है, उसमें ही आपकी 6 कंडीशन बनती है। हमेशा जो आपका डाइवर्जिंग वाला केस आएगा, जैसे यहाँ पे कॉनकेव लेंस हो गया, या फिर आपका मिरर के कंडीशन में आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, तो वो दोनों आपके यहाँ पे डाइवर्जिंग है, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 ही कंडीशन बनती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, डाइवर्जिंग से आप 2 कंडीशन याद रख लो, और कन्वर्जिंग से आप चाहे मिरर हो लेंस हो, आप 6 कंडीशन याद रखना। बस हमेशा ये याद पता होना चाहिए कि आपका वाइस वर्सा कंडीशन रहती है। अगर आपका जो मिरर की केस में अगर हम बात करें, कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग होता है, तो लेंस के केस में आपका कॉन्वेक्स मिरर आपका कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग हो जाता है।
ठीक है? तो ये छोटे-छोटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको प्लीज़ आपको बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है, बाकी अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, ठीक है? तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आपका यहाँ पे क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना रिलेशन की, ठीक है, रिलेशन आपका बिटवीन जी एंड ए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका निकल के आता है जो आपका होता है यहाँ पे स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, फिर आपका यहाँ पे एम जो आपका मास हो गया, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ, और आपका यहाँ पे आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर होता है आपका रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपका बेसिकली यहाँ पे निकल के आता है। तो इस फॉर्मूले से अगर आप यहाँ पे ध्यान से क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये आपका मास के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपका रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो अपना हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, अपना यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। क्योंकि आपका यहाँ पे पहली दो में दे रखा है यहाँ पे कि इट्स ओनली मतलब मास ओनली रेडियस ओनली, तो ऐसा नहीं है, बोथ करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड, आप अगर फॉर्मूला पता होता तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पे निकाल सकते थे, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे दो चीज और बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपसे बोला जाता है यहाँ पे कि जो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे मून पे, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मून पे, तो ये आपकी रहती है 1/6 ऑफ स्मॉल जी की वैल्यू ऑन अर्थ। ठीक है, यहाँ पे जी ई मतलब है यहाँ पे आपका जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे रहता है, जो कि आपका होता है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? तो ये आपका जो रहता है इसका 1/6 आपका यहाँ पे रहती है ग्रेविटेशनल, यहाँ पे जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून की। फिर उसके बाद अगर हम आपसे बोला जाता है यहाँ पे मून की जगह सन की, ठीक है, तो सन पे आपका यहाँ पे हो जाता है 27 टाइम्स ऑफ जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है अर्थ की उससे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन आपको यहाँ पे याद रख लेना है। यहाँ पे 27 टाइम्स, यहाँ पे 1/6 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो अलग से चीजें आपको जरूर यहाँ पे याद रखनी है। और मिनिमम जी आपका मरकरी में रहेगा, ठीक है, वो आप अलग से यहाँ पे देख भी सकते हो, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी इसकी एसआई यूनिट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तभी ये वैल्यू में आपको यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एसआई यूनिट भी आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि आप एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, फ्लोर की तरफ, तो उसमें कौन सी चीज आपकी यहाँ पे यूनिफॉर्म रहती है अगर वो जब यहाँ पे वो गिर रहा होता है तब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो क्या आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसके ऊपर आप यहाँ पे खड़े हुए हो, मान लो आप यहाँ पे एक स्टोन को फेंकते हो, ठीक है, और वो यहाँ पे नीचे जब गिर रहा है, ठीक है, यही आपको बोला जा रहा है कि जब आप एक पर्टिकुलर हाइट पे खड़े होके फ्लोर की तरफ कोई भी एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं एक स्टोन है, तो उस केस में आपका क्या चीज यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है, जब यहाँ पे वो फॉल हो रहा होता है तब। तो यहाँ पे आपको यही चीज याद रखनी है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नीचे फेंकते हो, ठीक है, और यहाँ पे जब आप नीचे फेंक रहे हो ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में एक बार वापस से बता दे रहा हूँ क्या होता है। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ आपका मूव कर पा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो वो आपका बन जाता है यहाँ पे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे मूव करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे जो आपका मूवमेंट आती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी की वजह से जो आपकी मूवमेंट आती है उस ऑब्जेक्ट पे, तो वो आपका बन जाता है यहाँ पे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जब वो नीचे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ये याद रखनी है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि यहाँ पे जब आपका एक्सेलरेशन होता है ना, तो वो आपका हो जाता है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन होगा, अब एक्सेलरेशन जैसे आपको पता होगा यहाँ पे जो हमने यहाँ पे न्यूटन के लॉज पढ़े थे, ठीक है, न्यूटन के आपके यहाँ पे जो 3 लॉज थे हमने यहाँ पे पढ़ रखे हैं वैसे भी पहले भी बहुत बार। तो जिसमें आपका जैसे पहला वाला आपको हम मतलब पहले वाले को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना? तो लॉ ऑफ इनर्शिया आपका पहला वाला लॉ होता है। दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ मोमेंटम। तो जो लॉ ऑफ मोमेंटम है ना, उसमें आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग यहाँ पे फोर्स का जो फॉर्मूला आता है एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से। तो ये जो कंडीशन है ना, ये आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से भी आप यहाँ पे इस कंडीशन को सॉल्व कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे पहली बात तो याद रखना। फिर तीसरा आपको पता है यहाँ पे
जो आपका यहाँ पे आप कोई भी एक्शन करते हो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका रहता है यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट, आपको यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलता है। ये हम यहाँ पे पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये तीनों लॉज आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। और आपका यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो आपका ये फॉर्मूला है F इक्वल्स टू एम इंटू ए, यहीं से बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो आपका ग्रेविटी की वजह से आपका यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, तो आपका उसको आप हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हूँ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो एक्सेलरेशन होता है ना इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका कांस्टेंट है, तो वो आपका जो एक्सेलरेशन है ये भी आपका क्या बन जाता है, ये कांस्टेंट चीज बन जाती है। तो कांस्टेंट मतलब होता है एक तरीके से यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे वो यूनिफॉर्म रहता है आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पे ए ऑप्शन। जो आपका एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे वो यूनिफॉर्म रहेगा। अगर आप बाकी तीन ऑप्शन देखोगे भी ना, तो आपको यहाँ पे एक चीज पता चलेगी। जैसे आपका यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, जो कि आपका होता है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जब तक ये ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है जीरो। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे मान लो आते हो और इसको आप उठा लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जितना वो जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस से ऊपर रहेगा ना, उतनी उसकी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो आप यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हो, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो आपकी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे वो नीचे आएगा, और एक टाइम पे जब नीचे आएगा तो ये आपके आखिरी में जाके क्या बन जाएगी, ये जीरो बन जाएगी, क्योंकि वो नीचे आके वो गिर जाएगा, रुक जाएगा वहीं पे। ठीक है, पर आपको यही जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आप ये होती है कि आप सरफेस से जितना ज्यादा आपका ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। एक मैक्सिमम लिमिट तक वो जाएगी, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट वापस से जब नीचे आता है, फिर उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। उस केस में फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपकी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, हम बहुत बार पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये तो पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपकी कहीं पे भी यूनिफॉर्म नहीं देखने को मिल रही है। जितना ऊपर जाओगे वहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे जब नीचे आते रहोगे तो आपकी वो चेंज होती जा रही है बार बार। ठीक है, वहीं पे जो आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो आपका वाइस वर्सा हो जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी से। अब जो आपका ये मोमेंटम है, मोमेंटम आपका क्या होता है यहाँ पे, P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। वी क्या आपका वेलोसिटी है, तो जब आप नीचे आ रहे हो, ठीक है, वहाँ पे तो आपका इसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी आपका यहाँ पे कोई, आपको ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे कि ये यूनिफॉर्म है। तो सबसे ज्यादा जो आपका सही आंसर है ना इनमें, वो आपका एक्सेलरेशन ही है, क्योंकि तीनों बाकी आपको मैंने जैसे समझाया वो कहीं से भी आपका यूनिफॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बस यहाँ पे याद रखनी है, इसके थ्रू आप यहाँ पे इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब देखो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका आ जाता है यहाँ पे वेट वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आपको दो कंडीशन जैसे आपने पढ़ी होंगी, एक आपका होता है यहाँ पे वेट और एक होता है आपका यहाँ पे मास। ठीक है, अगर आपने हमारे यहाँ पे इसी चैनल पे आपका यहाँ पे जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है वो मैंने आपको कवर करवाई है, तो वहाँ पे हमने वेट एंड मास के ऊपर अच्छे से वहाँ पे कंप्लीट चैप्टर डिस्कस किया है। ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी में है। तो जो आपका वेट है ना, वेट एक तरीके की फोर्स है। ठीक है, ये आपकी एक तरीके की फोर्स है, और इसका फॉर्मूला आपका रहता है यहाँ पे mg, और इसका यहाँ पे एसआई यूनिट होता है यहाँ पे न्यूटन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। mg क्या होगा यहाँ पे, ये है आपका मास, ये है आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, mg आपका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे मास आपका है m, और ये आपका है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी यहाँ पे न्यूटन। पर जो मास है ना, मास की एसआई यूनिट होती है यहाँ पे केजी। अब दोनों चीज मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, तो देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान लगाओ तो आपका जो आपका यहाँ पे जो वेट है, वेट में क्योंकि फॉर्मूले में आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया है, अगर आपको ऐसा बोला जाता है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर कोई इंसान है, उसका वेट मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ के अंदर, अर्थ पे, तो अगर वो मून पे जाता है तो क्या वो सेम रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा, तो आपको हमेशा याद रखना है वो आपका चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो आपका वेट है ना ये आपका स्मॉल जी के ऊपर क्या करता है, यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे ऐसा कहीं भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है कि स्मॉल जी के ऊपर क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका यहाँ पे जो वेट है, इसलिए आपका अर्थ पे अलग वेट रहेगा, आपका मार्स पे, कोई दूसरे प्लेनेट पे या फिर सन पे, मून पे आपका अलग वेट रहेगा। पर जो आपका मास है, मास आपका इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो ये आपका हर जगह, ठीक है, हर जगह आपका क्या रहेगा यहाँ पे सेम रहने वाला है इन ऑल कंडीशन। ठीक है, चाहे आप कंडीशन ले लो या फिर कोई भी चीज आप यहाँ पे बोल लो, चाहे आप कोई प्लेनेट ले लो, अर्थ ले लो, मार्स ले लो, जुपिटर ले लो, कुछ भी ले लो, आपका मास जो होगा ना वो हमेशा सेम रहेगा।
ठीक है? यहाँ पे जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसका जो भी मास रहेगा वो आपका हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे आप कोई भी प्लेनेट लो, कोई भी आप यहाँ पे स्टार ले लो, ठीक है, मून ले लो, आप कुछ भी ले लो, आपका जो मास है वो हमेशा सेम रहने वाला है। बस वेट का यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि वो स्मॉल जी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मून पे जाओगे 1/6 ऑफ जो आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ होता है वो हो जाता है। जब आप सन पे जाते हो तो 27 टाइम्स हो जाता है वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ का। तो ये सब हम यहाँ पे पहले ही देख चुके हैं, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए आपको। फिर बाकी यहाँ पे एक कंडीशन बनती है आपकी यहाँ पे लिफ्ट से रिलेटेड। अब देखो लिफ्ट से आपकी जो लिफ्ट है, लिफ्ट से रिलेटेड आपकी जो कंडीशन बनती है वो इस तरीके से बनती है, अगर मान लो आपकी यहाँ पे जो लिफ्ट है वो आपकी रेस्ट पे है, ठीक है? और या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है? मूव कर रही है यहाँ पे, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आपका आता है आर इक्वल्स टू यहाँ पे एम जी, ठीक है? आर मतलब आप यहाँ पे नॉर्मल वेट के टर्म्स में आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है? एक्चुअल वेट के टर्म्स में आप यहाँ पे बोल सकते हो। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ये आपकी है पहली कंडीशन। दूसरी जो कंडीशन आपकी बनती है ये बनती है कि जब आपकी जो लिफ्ट है ना वो आपकी एक्सेलरेट करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? जब आपकी यहाँ पे एक्सेलरेट करती है अपवर्ड डायरेक्शन में तो जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है वो आपका आता है यहाँ पे आर इक्वल्स टू एम इंटू जी प्लस ए, ठीक है? फिर जब आपका यहाँ पे ये एक्सेलरेट करती है आपके यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी तब इसका फॉर्मूला निकल के आता है आर इक्वल्स टू एम इंटू जी माइनस ए, ठीक है? यहाँ पे मैं डायरेक्ट बस फॉर्मूला बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम आपका है नहीं यहाँ पे, मैं कंप्लीटली इसको यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊं, ठीक है? पर आपको इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आपको जनरली पूछा जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो लास्ट है वो बनता है आपका यहाँ पे फ्री फॉलिंग, ठीक है? मान लो आपकी लिफ्ट खराब हो जाती है, जब आपकी लिफ्ट गिरती है, तो उस कंडीशन में जो आपका ये इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्री फॉलिंग, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अगर आपका यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो वो आपका कहलाता है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे फ्री फॉलिंग जब कंडीशन बनेगी, तो इसका जो आर की वैल्यू रहेगी वो आपकी डायरेक्ट बन जाती है 0। क्यों बन जाती है? क्योंकि आर जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनाता है वो बनाता है एम जी माइनस जी, क्योंकि आपका जी माइनस जी क्यों हुआ? जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब आपका ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग में गिरता है ना, तो जो एक्सेलरेशन है वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? उसको हम लोग उस ए को हम लोग बोल देते हैं स्मॉल जी, इसलिए आपका ए की जगह आप जी डालोगे माइनस में, तो वो आपका क्लियरली आपका वहां पे जीरो बन जाएगा, ठीक है? तो ये हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर लिया है और यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन, एक्सेलरेशन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एपर्चर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज करेक्ट, ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो जैसे अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे हम लोग वापस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका यहाँ पे ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। अभी हमने यहाँ पे देखा था इधर वाला हिस्सा आपका है यहाँ पे F1, इधर वाला आपका रहता है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F1, जिसको हम लोग C से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? इधर वाला आपका रहता है यहाँ पे F2, इधर आपका रहता है ट्वाइस ऑफ F2, इधर भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे C से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, तो C2 हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं और यहाँ पे C1 बोल सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं और जो क्वेश्चन दे रखा है उनके जो टर्म्स है वो हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है कि इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले चलो अपर्चर हम लोग देख लेते हैं। तो अपर्चर बेसिकली क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे इधर से, ठीक है, हाईएस्ट जो आपका यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है ना, और यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है, तो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अपर्चर, ठीक है? और अपर्चर का यहाँ पे एक और यहाँ पे टर्म है जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे डायमीटर, ठीक है? डायमीटर ऑफ अ लेंस, डायमीटर ऑफ अ लेंस बेसिकली आपका होता है यहाँ पे अपर्चर, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये चीज पता चल गई कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अब यहाँ पे जो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वेचर के इक्वल रहता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ये जो आपका ट्वाइस ऑफ F1 है, या फिर आप बोलो जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से लेके जो आपका लेंस तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो ये सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट करते हैं और ये डिस्टेंस होता है आपका ट्वाइस ऑफ F1 से लेके लेंस तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद दूसरा आपको बोल रहा है कि यहाँ पे ये इक्वल रहता है फोकल लेंथ के। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ क्या है। तो फोकल लेंथ आपकी फोकस से, ये आपका फोकस है, तो फोकस से लेके आपकी लेंस तक जो आपकी ये लेंथ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ।
इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं, तो अब इसको आप फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। हम यहाँ पे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्मॉल f आपका यहाँ पे फोकल लेंथ के लिए यूज होता है। और बाकी हमने एक फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे पिछले क्लास में देखा था कि फोकल लेंथ आपका होता है यहाँ पे r/2, ठीक है। तो r/2 क्या है, r आपका हो गया यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहीं से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि फोकस आपका इन दोनों के बीच में है। तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, ये आप बोल सकते हो यहाँ पे एक और रिलेशन आपका निकल के आ जाएगा कि r इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f। तो यहाँ पे आपकी ये दो रिलेशन निकल के आएंगी। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया जो आप एज अ रिलेशन आप यहाँ पे याद रख सकते हो, और दूसरी आपकी ये निकल के आएगी कि आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये दो गुना होता है आपके यहाँ पे फोकस से, ठीक है, फोकल लेंथ से। और जो आपका फोकल लेंथ है, ये आपका हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, ये आपकी दूसरी कंडीशन निकल के आ जाएगी। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा यहाँ पे ये चीज। अब यहाँ पे अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नेक्स्ट जैसे हम लोग यहाँ पे चल लेते हैं, तो आपको यहाँ पे जैसे लास्ट में दे रखा है कि इक्वल टू दी हाफ ऑफ इट्स फोकल लेंथ, और तीसरा आपसे बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो अपर्चर जो है आपका, वो ये वाली लेंथ है जो आपकी डायमीटर है लेंस की। तो इसका यहाँ पे फोकल लेंथ से और रेडियस ऑफ कर्वेचर से कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंट रहेगी, है ना। तो यहाँ पे ये जो आपको इक्वल टू इट्स दे रखा है, चाहे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करो, फोकल लेंथ की बात करो, या फिर आपको दे रखा है इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स फोकल लेंथ, तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहती है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है वो तो आपका डायमीटर ऑफ अ लेंस है ना, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि यहाँ पे जितना ज्यादा आपका कर्वे आपका जो अपर्चर है ये बड़ा रहेगा, उतनी ही ज्यादा आपकी क्या रहेगी यहाँ पे, ब्राइटनेस रहेगी, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे अपर्चर का साइज, ठीक है, अपर्चर का साइज आपका ज्यादा है, तो आपकी यहाँ पे ब्राइटनेस भी क्या रहेगी, यहाँ पे ज्यादा रहेगी। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि उससे ज्यादा आप बोल सकते हो यहाँ पे लाइट रेस पास करेंगी, इसलिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो होगी वो भी आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे ज्यादा रहेगी, जिसको हम ब्राइटनेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे अलग से याद रख लेना है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर बनेगा वो अपना बनने वाला है यहाँ पे सी ऑप्शन, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाया, तो इजिली आपको अगर डायग्राम पता होता तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर है। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है। यहाँ पे आपको दे रखा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको दे रखा है 10 kg है। ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, जिसकी स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि लीनियर मोमेंटम कितना होगा और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, तो पी आपका होता है यहाँ पे एम इंटू वी, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, ये आपका इसका फॉर्मूला बनता है यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यही दो फॉर्मूले पता होना चाहिए था, इसके ही थ्रू आप यहाँ पे आंसर निकाल पाओगे। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी जैसे ना आपको बताया यहाँ पे एम वी स्क्वायर आपका रहता है। तो आप यहाँ पे देखोगे हाफ इंटू, फिर आपको देखो मास आपको दे रखा है यहाँ पे 10 kg। आपको यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे 10 kg, और वी की वैल्यू भी आपको दे रखी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये आपका 10 kg ले लेते हैं यहाँ पे, और इंटू टेन, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पे बन जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम बिना इसके ले लेते हैं अपने यूनिट्स के, तो अपना यहाँ पे क्या बन जाएगा 10 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ से आप कैंसिल आउट कर दो, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 5। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 500, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज तो पता चल गई कि आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका निकल के आ रहा है यहाँ पे 5, ठीक है। पर आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि जो आपकी यहाँ पे एनर्जी होती है, ठीक है, तो एनर्जी को हम लोग यहाँ पे बेसिकली उसकी ऐसा यूनिट होती है एनर्जी की यहाँ पे जूल। तो हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे जूल में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आया, ये आपका निकल के यहाँ पे 500 जूल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जूल को हम लोग बेसिकली यहाँ पे सिर्फ जे से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब इसके अलावा ना मैं आपको एक अलग से एक चीज बता रहा हूँ, तो प्लीज इसका यहाँ पे जरूर ध्यान रखना कि आपका जो जूल होता है ना, इसको हम लोग न्यूटन इंटू मीटर के फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। या तो आपको ऑप्शन में मान लो यहाँ पे ऐसे जूल ना देता हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो आपको चलो जूल दे दिया इसने यहाँ पे कि 500 हमें यहाँ पे मिल गया, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो बी और डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। पर यहाँ पे मान लो आपको ये जूल ना देके आपको न्यूटन मीटर दे देता, तो वो भी आपका जूल ही होता है, ठीक है। यहाँ पे यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे दे सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपको जो अगली चीज पूछी जा रही है ना, वहां पे आपका यूनिट्स का ही गेम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पे जो न्यूटन है, जो आपका जूल है, उसको हम लोग न्यूटन इंटू मीटर के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं।
ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि जो न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन को हम लोग यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो आपका यहाँ पे न्यूटन होता है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे जूल की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये न्यूटन की जगह आप इस वैल्यू को पुट कर दो, तो आपका यहाँ पे जो जूल है, इसकी एक और यूनिट निकल के आएगी, वो आएगी यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको देखो किसी भी तरीके से लिखा हुआ मिल सकता था, या तो आपको ये फॉर्म, ये वाला तरीका लिख के दे देता है यहाँ पे कि 500 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आपको दे देता 500 न्यूटन मीटर, है ना? तो इसलिए तो यहाँ पे सीधा जूल दे दिया, जो कि आपको इजीली पड़ गया यहाँ पे कि एनर्जी की, क्योंकि ऐसा यूनिट होती है आपकी जूल, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, काइनेटिक एनर्जी की बात करो, किसी भी फॉर्म की एनर्जी के बारे में आप बात करो। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे इजी निकल के आ गया, पर आपको ये भी चीजें याद रखनी है किस किस और तरीके से हम लोग जूल को लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे देखो कि आपका जैसे केजी था, केजी आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है, यहाँ पे जो मास था आपका 10 केजी। फिर आपका यहाँ पे वी स्क्वायर था, जो हमें 10 दे रखा था, और मीटर पर सेकंड था, तो वहां से आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये दे सकता है, मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे यूनिट्स भी पता होनी चाहिए अलग अलग तरीके से, जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगला हमें यहाँ पे दे रखा है, हमें यहाँ पे लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये दो निकाल के हमने ए और सी में अब हम यहाँ पे आ गए हैं कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, बी और डी तो होना नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बात करें, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता ही है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे पी से डिनोट करते हैं, एम इंटू वी आपका यहाँ पे होता है। एम आपको दे रखा है यहाँ पे 10 केजी है, ठीक है, फिर आपको वी भी दे रखा है, ये आपका है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 100 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको जो ऑप्शन दे रखा है ना यहाँ पे, वो आपको न्यूटन सेकंड में दे रखा है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब आपको ये, क्योंकि न्यूटन सेकंड में आपको यहाँ पे दे रखा है, तो अब आपको यहाँ पे यूनिट्स के साथ खेलना है। अब यूनिट्स के साथ कैसे खेलोगे? अब जैसे आपका यहाँ पे ये आंसर आया, ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पे, एंड आप यहाँ पे साथ ही साथ डिवाइड करो बाय सेकंड। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि आप ऊपर भी सेकंड से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी सेकंड से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे ये आपका निकल के आएगा 100 केजी मीटर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अभी मैंने आपको यहाँ पे यही चीज आपको समझाई थी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या है यहाँ पे, इसी को हम लोग लिखते हैं न्यूटन, है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया था ना। तो यहाँ पे इसको ही इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन इनटू सेकंड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये यूनिट को कन्वर्ट करना था यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपना यहाँ पे आंसर जो निकल के आया, वो अपना यहाँ पे ए ऑप्शन निकल के आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस यूनिट्स पता होनी चाहिए, किस तरीके से आप यहाँ पे ला सकते हो, और किस किस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जूल को किस तरीके से लिख सकते हैं, न्यूटन को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसी के साथ ना यहाँ पे तीन छोटी छोटी चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपकी रहेंगी। सबसे पहला आपका रहेगा यहाँ पे मैग्निफिकेशन फैक्टर। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के बारे में जब हम यहाँ पे बात करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। इसका फॉर्मूला आपका रहता है यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर आप मान लो यहाँ पे तीन कंडीशन आपकी बनती है, अगर आपका m 1 से बड़ा होता है, दूसरी बनती है जब आपका यहाँ पे ये m 1 रहता है, तीसरी आपकी बनती है जब आपका m जो है 1 से छोटा रहता है। तो जब ये तीनों कंडीशन बनी और आपसे मान लो ऐसा पूछा जाता है कि यहाँ पे m जब 1 से बड़ा है, तो उस केस में आपका हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, या दोनों इक्वल रहेंगे, या फिर हम रिलेशन नहीं बता सकते, ऐसे कोई भी चार ऑप्शन दे दे। तो हमेशा याद रखना, जब आपका m 1 से बड़ा होता है, तो आपका हाइट जो ऑफ इमेज जो होती है, ठीक है, एच आई लिख रहा हूँ, हाइट ऑफ इमेज जो होती है, वो आपकी बड़ी होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और जो अगर आपका यहाँ पे दे रखा है, अगर ये 1 है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका दोनों ही यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। अगर ये लेस देन 1 है, तो आपका यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज होगी, वो भी आपकी यहाँ पे लेस देन होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे फैक्टर है, तो इसको तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है। इसको हम लोग यहाँ पे मैग्निफिकेशन फैक्टर के नाम से यहाँ पे जानते हैं, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, क्या तीन कंडीशन बनती है वो भी मैंने आपके यहाँ पे बता दिए। तो इनको प्लीज यहाँ पे बिल्कुल भी भूलना नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज हम लोग यहाँ पे जानते हैं, वो है आपका यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन,
मैग्निफिकेशन, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और इसका फॉर्मूला निकल के आता है -v/u, ठीक है। अब इसको ना हम दो और तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका होता है यहाँ पे f-v/f, और दूसरा तरीका आपका होता है f-f-u, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो इसको अलग से मैं यहाँ पे बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख जरूर लेना। पर ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि इसको भूल जाओ, तो इसको भी पता होना चाहिए इसके बारे में कि ये क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक निकल के आता है यहाँ पे माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं माइक्रोस्कोप के लिए, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है यहाँ पे कि मैग्निफिकेशन के बारे में, तो वो भी चीज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो वो आपके यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आपका आता है यहाँ पे m/1 प्लस d/f, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर अगर आपसे पूछता है यहाँ पे माइक्रोस्कोप की, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो इस केस में आपके यहाँ पे जो निकल के आते हैं वो आपके आता है यहाँ पे, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इक्वल टू आपका रहेगा यहाँ पे 1 प्लस d/f, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको भी आपको भूलना नहीं है। और जो यहाँ पे ये d है ना, ये आपका है यहाँ पे लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको यहाँ पे आपको भूलना नहीं है कि आपका यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है ये क्या होते हैं। फिर आपका जो यहाँ पे मैग्नीफाई, आपका यहाँ पे जो पावर है, ठीक है, मैग्नीफाइंग जो आपकी पावर है ये आपकी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, जो आपकी माइक्रोस्कोप की रहती है। और साथ ही साथ जो हमने यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैंने यहाँ पे तीनों लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, आपको कभी भी कोई कुछ भी पूछ सकता है। फिर बाकी आपको यहाँ पे मैंने कन्वर्जन वगैरह बताया, ये आपको छोटी सी चीज है, ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आया यहाँ पे ए ऑप्शन, जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो बता देना। आई होप कि आपको बाकी यहाँ पे चीजें समझ में आ गई हो। नाउ अगला क्वेश्चन भी आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर बहुत ज्यादा ही आपका यहाँ पे सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। बस आपको एक फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आपके पास एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है एल है, डायमीटर आपका उस पर्टिकुलर वायर का आपका डी है, और उस वायर का रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे आर है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हमें यहाँ पे दे रखी है। फिर हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट वुड बी दी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमें बताना है एक दूसरे वायर का, सेम मटेरियल की वो वायर रहेगी जो दूसरी हम वायर ले रहे हैं, जिसका हमें रेजिस्टेंस बताना है, और सेम उसकी यहाँ पे लेंथ है, ठीक है। पर चेंज क्या हो गया यहाँ पे, डायमीटर जो है वो उसका भी यहाँ पे डबल हो चुका है। तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है आपका यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे कैपिटल आर है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला आपका रहता है यहाँ पे रेजिस्टिविटी L/A, ठीक है, जो आपका रहता है यहाँ पे रेजिस्टिविटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इसकी यूनिट होती है यहाँ पे ओम, और जो आपका रेजिस्टिविटी है इसकी यूनिट होती है यहाँ पे ओम मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटी सी आपको चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे हम रो की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप इसको डेंसिटी मत ले लेना, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये चीजें आपको सबसे पहले फॉर्मूला और इसकी यहाँ पे यूनिट दोनों की। फिर अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में बात करें, हमें यहाँ पे देखो दिया क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे पहली वायर दे रखी है जिसमें हमें बोला है जो इसकी लेंथ है वो हमारी यहाँ पे एल है, डायमीटर इस पर्टिकुलर वायर का डी है, और आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे आर है, ठीक है। हमें यहाँ पे यही चीज तीनों चीजें हमें यहाँ पे दे रखी है। अगर आप देखो कि एक मेटल वायर है जिसका लेंथ एल, डायमीटर डी और रेजिस्टेंस आर है। फिर हमें एक दूसरी वायर हमें यहाँ पे बोला है जो हमें बोली है कि सेम मटेरियल की ही बनी है, उसकी जो लेंथ है वो आपकी यहाँ पे एल ही है, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग एल डैश। और जो आपका ये डी है, यहाँ पे ये चेंज इन्होंने कर दिया कि जो आप डी डैश है यहाँ पे सेकंड वायर का, इसने बोल दिया यहाँ पे कि 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर है, ठीक है। और जो आपको यहाँ पे आर है ये तो आपको यहाँ पे बताना ही है, और ये वापस से आप क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे डबल द डायमीटर, जो पहली वाली वायर का उसका डबल डायमीटर है, सेम मटेरियल की वायर है, सेम आपका यहाँ पे लेंथ है, बस डायमीटर आपका डबल हो गया। तो इसके केस में आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा सेकंड वायर का, ये आपको बताना है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपका फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस रो L/A, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये रो है जो आपका रेजिस्टिविटी है ये आपका रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसलिए वजह से यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे कैंसल आउट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कैंसल आउट, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, तो आप यहाँ पे करो R डैश अपॉन आर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये R डैश हम लोग इसको ले ले रहे हैं, नीचे वाले में हमने यहाँ पे डैश डैश लगा दी ताकि आपको पता चले कि सेकंड वायर का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं।
तो आर डैश अपॉन आर मतलब हो गया सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस अपॉन फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस जो है, इसका जो फॉर्मूला बना, ये आपका बना एल डैश अपॉन ए डैश अपॉन में एल अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से आप तो लिख लो, या फिर सिंपल टर्म्स में आपको इजी यहाँ पे दिखे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ए जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा इधर एल डैश के साथ, तो यहाँ पे आपका ये बन जाएगा एल डैश ए, नॉर्मल ए, कोई बिना डैश के, और ये नीचे वाला जो ए डैश है इसका, ये आपका इस स्मॉल यहाँ पे एल के साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एल ए डैश। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं फेस करनी पड़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है डायमीटर यहाँ पे क्योंकि चेंज हो रहा है, तो अब हमें यहाँ पे वही चीज हमें यहाँ पे देखनी है। तो क्योंकि हमें वायर दे रखी है, वायर का यहाँ पे अगर हम एरिया की बात करें, क्योंकि ए क्या आपका एरिया है और वायर आपकी सर्कुलर शेप में होती है, तो वो आपका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पर हमें यहाँ पे दे रखा है डायमीटर। अब जब हमें यहाँ पे डायमीटर दे रखा है तो आप इसको यहाँ पे क्या करोगे कि डायमीटर क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका हाफ जो आपका रेडियस होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, रेडियस आपका क्या होता है डी बाई टू होता है ना, तो आपको अगर आर को चेंज करना है डायमीटर में, तो आप यहाँ पे डी बाई टू आप यहाँ पे पुट कर दोगे, और डी बाई टू का आप यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे पाई आर स्क्वायर में, क्योंकि आर स्क्वायर है, तो आर जब आप डी बाई टू रख रहे हो तो उसकी वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे, तो ये निकल के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर। ठीक है, तो ये आपका है ए की वैल्यू। फिर आप निकालोगे यहाँ पे ए डैश की वैल्यू, ए डैश आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, वही सेम, फिर पाई, और इसने यहाँ पे क्या बोला कि अब जो यहाँ पे डायमीटर बना ये ट्वाइस ऑफ डी हो गया, मतलब यहाँ पे कहने का क्या, अब डी की जगह आप टू डी रखोगे और नीचे आपका यहाँ पे टू रहेगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका यहाँ पे कर दोगे आप यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या करोगे आप यहाँ पे करोगे स्क्वायर, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो तो आपकी आ जाएगी यहाँ पे पाई डी स्क्वायर, क्योंकि आपका टू और टू यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी पाई डी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप पुट करो, तो जो आपका देखो यहाँ पे एल डैश और एल है, इन दोनों की हमें वैल्यू दे रखी है कि ये दोनों सेम है, तो अब हम यहाँ पे एल डैश की जगह नॉर्मल एल भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एल डैश की जगह एल पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास निकल के आए पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर, तो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दे पाई डी स्क्वायर अपॉन में फोर, और फिर नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे अपना पास यहाँ पे एल है। ठीक है, एल की वैल्यू एल है, और ए डैश आपका निकल के आया पाई डी स्क्वायर। ठीक है, पाई डी स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो आपका फोर है ना, इसको आप ये नीचे लेके आओगे, है ना, तो नीचे जब आप यहाँ पे लेकर आओगे तो ये आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे एल पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर टाइम्स ऑफ एल पाई डी स्क्वायर। जो आपका यहाँ पे एल पाई डी स्क्वायर, एल पाई डी स्क्वायर आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारे पास आखिरी में वैल्यू निकल के आएगी आर अपॉन आर डैश की, ये आपकी निकल के आएगी वन बाय फोर। फिर आपको यहाँ पे क्योंकि आर डैश की वैल्यू पूछी है और आर के रिस्पेक्ट में पूछी है, अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखो तो आपके आर के रिस्पेक्ट में ही सारे ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आर को आप इधर भेजोगे तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा आर डैश निकलेगा आपका आर बाय फोर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा, बस डायरेक्ट बस आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए थे और कुछ भी आपको यहाँ पे निकालना नहीं था। तो जो आपका आंसर निकल के आया वो आपका आया यहाँ पे बी ऑप्शन, अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आई होप कि आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, वरना आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो अपने डाउट्स। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो दे रखा है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे सुनना आप। तो यहाँ पे आपको एक सर्किट बना के दे रखा है जहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पे करंट बताना है। ठीक है, कितना यहाँ पे फ्लो करेगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो जो आपको यहाँ पे सर्किट दे रखा है ना, इसमें आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस आपको दे रखी है, ये आपकी है यहाँ पे बैटरी। तो इसको हम पहले ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं R1, इसको हम ले लेते हैं R2, इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे R3। ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बेसिकली आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो यहाँ पे कैपेसिटर को हम लोग यहाँ पे C से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे एक दे रखा है तो हम यहाँ पे C1 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने क्यों बोला इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ज्यादातर लोग यहाँ पे नहीं जानते होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर कभी भी करंट को फ्लो होने नहीं देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसके थ्रू कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर का काम है वो है क्या, बेसिकली आपको यहाँ पे ये दो पैरेलल प्लेट्स आपको देखने को मिल रही है। तो ये कैपेसिटर बेसिकली यहाँ पे करेगा क्या, ये ना कैपेसिटर को यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेट्स को यहाँ पे बेसिकली आप बोलो यहाँ पे चार्ज करेगा, जब तक इन दोनों पैरेलल प्लेट्स का जो वोल्टेज है, ठीक है, इनके बीच में जो वोल्टेज है वो आपका इक्वल नहीं हो जाता है बैटरी के वोल्टेज के। ठीक है, तो ये काम होता है बेसिकली यहाँ पे कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर कहीं से भी यहाँ पे आपके करंट को फ्लो करने में हेल्प नहीं करेगा, वो बेसिकली वहां पे उसको रोक देगा। पर उसका जो मेन काम है वो यहाँ पे ये है कि जो इसके बीच में जो पैरेलल प्लेट्स है उनके बीच में जो वोल्टेज बन रहा है ना, वो आपका यहाँ पे
इक्वल जब तक यहाँ पे होता है बैटरी के, तब तक वो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। एक तरीके से आप ऐसे सिंपल टर्म्स में आप ऐसे समझो, ठीक है। तो यहाँ पे वो चार्ज करने का काम करता है, ताकि जो वोल्टेज है वो यहाँ पे आपके बैटरी के वोल्टेज के इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि आपका कैपेसिटर करंट को फ्लो करने नहीं देगा, तो जब आपका यहाँ पे करंट मान लो यहाँ से फ्लो होके आ रहा है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, या आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे जब आपका करंट फ्लो करके आया, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जब आएगा, इधर से रेजिस्टेंस तक निकल गया। अब यहाँ पे जैसे ये कैपेसिटर पे आया, अब यहाँ पे करंट के थ्रू, जैसे मैंने बोला था, ये चार्ज करेगा, ठीक है, और ये वोल्टेज को इक्वल लेकर आएगा बैटरी के वोल्टेज तक, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, और जब ये करंट आगे फ्लो करेगा ही नहीं, तो यहाँ पे जो ये R1 है, ये हमारा किसी काम का भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें कंसिडर ही नहीं करना है, क्योंकि इसके थ्रू आगे यहाँ पे करंट गया ही नहीं है आखिरी तक। तो अब हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका यहाँ पे R2 है और R3 है। और हमें यहाँ पे क्या चीज पता होनी चाहिए, हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो होता है आपका, ठीक है, मैंने ये पहले भी आपको बताया पिछले वीडियो में, अगर आपका यहाँ पे सीरीज में लगा है, तो जब आपका सीरीज में रेजिस्टेंस लगता है, तो आप नॉर्मली यहाँ पे जो आपका आर इक्विवेलेंट निकल के आता है, वो आपका यहाँ पे R1 प्लस R2 और जितने भी आपके यहाँ पे दे रखे हैं उसको आप डायरेक्टली ऐड कर देते हो। पर अगर यहीं पे ये पैरेलल में लगा होता, ठीक है, अगर यहाँ पे ये पैरेलल में लगा होता है, तो आपका यहाँ पे जो आर ई क्यू आता, वो आपका 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से आता। हमने पिछली बार एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, वहां पे मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी बताया था, वो आप जरूर जाके देख भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है, जो आपका यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है R2 और R3, ये आपके सीरीज में लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे ये R1 होता तो ये पैरेलल में लगे होते दोनों, पहले हमें इनको सॉल्व करना पड़ता, फिर यहाँ से जो इक्विवेलेंट आया उसको फिर हमें यहाँ पे R3 में जोड़ना पड़ता, क्योंकि ये फिर ये सीरीज में हो जाते। पर क्योंकि अब R1 का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि उसके थ्रू कोई करंट पास करेगा नहीं आगे जाके, जो कैपेसिटर है उसके थ्रू, तो इसलिए आपका R1 किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पे R2 R3 आपके सीरीज में लगे हुए हैं, तो आपका यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा, ठीक है, R2 प्लस आपके यहाँ पे R3 से, वो आपका निकल के आ जाएगा 10 + 10, जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 ओम। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे लगा दोगे ओम्स लॉ, ठीक है। और ओम्स लॉ आपका क्या होता है, ओम्स लॉ आपका होता है यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अब यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर है, क्योंकि हमें यहाँ पे करंट निकालना है, और हमें V भी पता है और R भी पता है। R हमारा यहाँ पे यही आया है जो 20 आया है, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्योंकि I निकालना है, तो अब I के टर्म्स में आप इस फॉर्मूले को बना दो, V/R हो जाएगा। V आपको जो दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है बैटरी का वोल्टेज, यहाँ पे कितना दे रखा है 10 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ 10, नीचे की तरफ आपका 20, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे हाफ, जो कि आपका हो जाता है यहाँ पे 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर अगर मैच करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो यही था कि कैपेसिटर के बारे में आपको चीज पता होनी चाहिए थी। नाउ हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो CDS 1 2022 एग्जाम में आपसे यहाँ पे पूछे गए थे। तो अभी तक हमने यहाँ पे CDS 2 2022 के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब CDS 1 में आपका यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है आपके यहाँ पे सर्किट में, ठीक है। शॉर्ट सर्किट के टाइम में आपका करंट क्या होता है। तो देखो सबसे पहली चीज कि शॉर्ट सर्किट आपका होता कब है, तो ये आपका तब होता है जब आपकी जो लाइव वायर होती है, जो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताई थी, लाइव वायर आपके अलग अलग कलर से डिनोट होती है, न्यूट्रल और आपकी यहाँ पे अर्थ वायर अलग अलग कलर से जो डिनोट होती है। तो यहाँ पे जो लाइव वायर होती है, जब वो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है, ठीक है, जब वो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है न्यूट्रल वायर के, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि व्हेन आपकी जो लाइव वायर है, ठीक है, ये आपके यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है विद न्यूट्रल वायर, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका शॉर्ट सर्किट। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की, ये आपको बहुत ज्यादा यूजफुल है, प्लीज यहाँ पे इसको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की, तो जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है ना, तो ये आपका यहाँ पे जीरो के पास आ जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो यहाँ पे क्लोज टू जीरो, या फिर बहुत ज्यादा ही लो हो जाता है। आर लिख दे रहा हूँ, आर मतलब होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे चलो पूरा ही लिख दूं। तो आर मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये आपका बहुत ज्यादा क्लोज टू जीरो आ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज टू जीरो, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा ही लो हो जाता है। और बाकी आपको यहाँ पे ओम्स लॉ पता ही है। ओम्स लॉ आपका यहाँ पे क्या होता है, ओम्स लॉ आपका यहाँ पे बोलता है V इक्वल्स टू आई आर, है ना, V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पे I इंटू आर जो है यहाँ पे, अगर आप इसके थ्रू आप फॉर्मूला बनाओ, तो I क्योंकि आपको यहाँ पे बताना है, तो आपका ये क्या हो गया V/R। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका यहाँ पे I है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके यहाँ पे R से। तो जब ये R लो है, तो ये आपका I क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, हाई हो रहेगा।
तो इसी कंडीशन की हेल्प से, या फिर बोलो इस पर्टिकुलर रिलेशन की वजह से आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते थे, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, कि इंक्रीजेस हेविली, क्योंकि आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो के पास पहुंच जाता है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। और क्योंकि आपका आई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेजिस्टेंस के, अगर आप ओम्स लॉ के थ्रू देखोगे, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन से आपको यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा कि जो आपका यहाँ पे करंट होगा वो आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, यहाँ पे सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे जो पूछा जा रहा है बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज +2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो ध्यान देना है, यही ध्यान देना है जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था मैग्निफिकेशन फैक्टर के बारे में। तो यहाँ पे मैं वापस से हल्का सा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा था जो मैग्निफिकेशन फैक्टर जो आपका यहाँ पे होता है, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर को हम लोग यहाँ पे, अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं लेंस की, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। इसका फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर हमने यहाँ पे देखा था तीन कंडीशन आपकी बनी थी, लेस देन वन, इक्वल टू वन, या फिर आपका ग्रेटर देन वन। अब तीनों कंडीशन में आप कैसे निकालोगे, अगर आपकी हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, आई लिख दे रहा हूँ, इमेज पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर हाइट ऑफ इमेज आपकी छोटी हो जाएगी यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो एम आपका यहाँ पे छोटा रहेगा वन से, ठीक है। अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वल रहते हैं तो आपका यहाँ पे एम वन रह जाएगा, ठीक है, एम वन हो जाता है। अगर आपका हाइट ऑफ इमेज बड़ा आता है यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो उस केस में आपका एम एक से ज्यादा होता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, आपको क्लियरली दे रखा है +2, ठीक है, +2 दे रखा है, एक से तो बड़ा ही है ना, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख ही रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा कंडीशन लगेगा, ये वाला कंडीशन लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या हो रही है, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज आपकी बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे। तो आपको जो ये दो कंडीशन दे रखी है, एक तो इरेक्ट वर्चुअल वाले में दे रखा है रियल इन्वर्टेड, और दूसरी तरफ स्मॉल देन दी ऑब्जेक्ट और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पे ये तो पता चल गया कि लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इससे देख लिया। अब यहाँ पे एक दो जो दूसरी चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि एम आपका पॉजिटिव कब होता है और एम आपका नेगेटिव कब होता है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव आपका होता है यहाँ पे ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस के लिए। वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस जब भी बनेंगे, आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर जो होगा आपका पॉजिटिव में रहेगा हमेशा, और नेगेटिव वाले केस में आपका रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पे अलग से याद रखना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अलग से बताना था, इसलिए मैंने ये चीज वहां पे नहीं बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रख लेना, दोनों फैक्टर्स के थ्रू आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे प्लस साइन आपको दे रखा है। तो प्लस साइन अभी अभी हमने यहाँ पे देखा किसके लिए होता है, वर्चुअल इरेक्ट के लिए होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रियल इन्वर्टेड अगर होता तो वो माइनस के साइन, माइनस के साथ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है हमारा, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नौ अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे सीक्वेंस के बारे में पूछा जा रहा है, रजिस्टिविटी के। तो आपको यहाँ पे तीन चीजें दे रखी हैं, सिल्वर दे रखा है, निक्रोम दे रखा है और ग्लास दे रखा है। तो फिर आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एज कम्पेयर टू आपके यहाँ पे, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सीक्वेंस की, ठीक है, रजिस्टिविटी के सीक्वेंस की। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो है ना आपको फॉर्मूला बताया था वो आपको पता होना चाहिए था, और वो था आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए, ठीक है। एल आपका लेंथ है, ए आपका एरिया है। रेजिस्टिविटी को हम लोग यहाँ पे रो से डिनोट करते हैं। अब इसी को अगर आपको फॉर्मूला यहाँ पे रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग बनाना है तो आपका आ जाएगा यहाँ पे रो, फिर आर, एल आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा और ऊपर की तरफ आएगा यहाँ पे ए, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको यहाँ पे लिख सकते थे। तो यहाँ पे ये तो आपका हो गया फॉर्मूला वाला केस। और बाकी आपको यहाँ पे पता होगा कि रेजिस्टिविटी का जो यहाँ पे एसआई यूनिट है वो है आपका यहाँ पे ओम मीटर। और ये भी चीज मैं आपको यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं भूलनी है, डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो एक तरीके से आप ऐसे समझो, यहाँ पे जो चीज लगेगी या फिर जो टॉपिक यूज हो रहा है वो एक तरीके से हो रहा है आपका कंडक्टर और इंसुलेटर का। अब आपको ये पता होना चाहिए था कि जो जितना ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है, जो जितना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि यहाँ पे कंडक्टर जो है वो रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर कंडक्टर अच्छा होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी यहाँ पे, कम होगी। वहीं पे अगर आप बात करोगे इंसुलेटर के केस में, तो इंसुलेटर के केस में आपकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो आपकी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो जितना अच्छा कंडक्टर उसकी उतनी ही कम रेजिस्टिविटी, और वहीं दूसरे केस में जो जितना ज्यादा अच्छा इंसुलेटर उसकी उतनी ही ज्यादा आपकी कंडक्टिविटी, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में आप ये याद रखना। तो अब अगर आप यहाँ पे वापस आओ तो आपको ये पता होगा कि सिल्वर आपका यहाँ पे सबसे अच्छा कंडक्टर है इन तीनों में। तो आपका यहाँ पे ये बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है कि निक्रोम होगा या फिर ग्लास होगा।
तो आपको ये तो पता है कि ग्लास आपका एक इंसुलेटर है, ठीक है? अब निक्रोम के बारे में आपने यहाँ पे सुन रखा होगा कि आपके ये ना अप्लायंसेस में यूज़ होता है, आपके जो आपके डेली अप्लायंसेस है, जैसे अगर आप अभी जब वीडियो देख रहे हो, ठीक है? अगर आपके उधर सर्दी है, तो आप हीटर्स यूज़ कर रहे होगे, तो हीटर में आपका क्या यूज़ होता है? आपका निक्रोम यूज़ होता है, ठीक है? क्योंकि एक एक ये हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे ये याद रख लेना, ये एक हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है? हीटिंग एलिमेंट है, जो कि आपका यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ होता है, ठीक है? इलेक्ट्रिक हीटर में यहाँ पे यूज़ हो रहा है। साथ ही साथ जो आप गीज़र वगैरह रह रहे हो, उसमें भी आपका कहीं-कहीं यूज़ होता है। फिर आपका यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ होता है, ठीक है? फिर आपका ये इलेक्ट्रिक टोस्ट में यहाँ पे टोस्टर जो आपका यहाँ पे यूज़ करते हो ब्रेड वगैरह को यहाँ पे टोस्ट करने के लिए, तो उसमें भी आपका यहाँ पे ये यूज़ होता है। तो ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे भी हीटिंग की ज़रूरत होगी ना, वहाँ पे ज़्यादातर आप देखोगे यहाँ पे कि निक्रोम ही यूज़ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक हीटिंग एलिमेंट है। तो इससे भी हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है कि ये भी थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे मीडियम रेंज का आप बोल सकते हो, यहाँ पे आपको कंडक्टर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो सिल्वर और ग्लास के बीच में रहेगी, क्योंकि ये तो आपका इंसुलेटर हो गया, ये आपका अच्छा कंडक्टर है। तो ये आपका यहाँ पे बीच में आना चाहिए, यहाँ पे ये सबसे आखिरी में है, तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन गलत और हमारा यहाँ पे आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है? तो हमें यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और बता दे रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो आपका बनता है टिन से और आपके यहाँ पे लेड से, ठीक है? टिन प्लस लेड से आपका यहाँ पे ये बनता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो याद रखना है अगली चीज़ यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक बल्ब की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक बल्ब में आपने देखा होगा यहाँ पे टंगस्टन यूज़ होता है, ठीक है? टंगस्टन बेसिकली आपका यहाँ पे यूज़ होता है फिलामेंट के केस में, तो उसको क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसका यहाँ हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट जो होता है यहाँ पे, इसका हाई होता है, इसके लिए यहाँ पे टंगस्टन को यूज़ किया जाता है। और जो यहाँ पे गैसेज़ वगैरह भी यहाँ पे फ़िल्ड होती हैं आपके बल्ब में, वो आपकी या तो नियॉन होती है या फिर आपकी यहाँ पे आर्गन होती है, ठीक है? एआर से जिसको डिनोट करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता होंगी। बाकी यहाँ पे एक छोटा-सा और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पे पता होगा कि करंट की आपकी एसआई यूनिट क्या है? एम्पीयर, ठीक है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज की आपकी एसआई यूनिट होती है यहाँ पे कूलम्ब, ठीक है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो आपका यहाँ पे एमीटर होता है, ये आप यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्ट करते हो, ठीक है? और जो आपका ये वोल्ट मीटर होता है, ये आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो, ठीक है? और बाकी तो आपको ये पता ही है कि एमीटर से आप करंट वगैरह मेजर करते हो, वोल्ट मीटर से आपका वोल्टेज, वोल्ट वगैरह आप यहाँ पे मेजर करते हो। तो ये सब आपके छोटे-छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बिल्कुल भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछ सकता है, जैसे आपको यहाँ पे भी पूछा जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा, यहाँ पे होगा ए ऑप्शन। नाउ इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे देखो क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल, ठीक है? तो आपको यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो आपको पता होना चाहिए। एफ इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर आपका m1 m2 जो आपके दो मासेस होते हैं, और फिर आपका यहाँ पे जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा अगर आप एक का यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे कि दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, मतलब जो दो आपके पास ऑब्जेक्ट है m1 और m2, उसका जो मास है ना, उसका आप एक का मास मान लो आप यहाँ पे डबल कर दे रहे हो। तो हम जैसे मान लेते हैं कि हम इसका मास हम लोग यहाँ पे डबल कर दे रहे हैं, ठीक है? ट्वाइस ऑफ m2 हमने कर दिया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है कि आप डिस्टेंस भी जो है वो उसको भी आप डबल कर दे रहे हो। तो जैसे डिस्टेंस हमें आर स्क्वायर हमें पता है, तो आप इसको क्या करोगे, ट्वाइस ऑफ आर का होल स्क्वायर करोगे, है ना? ना कि टू आर लिख के आर पे ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आर का स्क्वायर हो रहा है, मतलब यहाँ पे बेसिकली आर को डबल कर रहे हो, तो टू आर लिखोगे और फिर कंप्लीट पे आप स्क्वायर लगाओगे, ठीक है? तो फिर आप अगर आप इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा जी, ट्वाइस ऑफ जी कर लेते हैं, m1 m2, टू आगे हमने ले लिया है, ठीक है? और फिर आपका नीचे यहाँ पे 4 और आर स्क्वायर, ठीक है? 2 का स्क्वायर कर दिया हमने डायरेक्ट यहाँ पे 4। अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो आपको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बताई आपको, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि आपकी यहाँ पे ये बन रही है, यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहा हूँ। तो ये जो आपका एरिया है, जो आपको यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है? ये आपका क्या है, यहाँ पे ये एफ है। हमने यही तो ले रखा है इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे एफ है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा है, इसको हम लोग एफ डैश ले ले रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपका एफ डैश है। तो एफ डैश जो आपका निकल के आया वो आपका क्या आया, एफ बाई टू आया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाफ हो जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे वापस
और ऑप्शंस को मैच करोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा जो आपकी फोर्स हो रही है वो आपकी क्या हो जा रही है यहाँ पे हाफ हो जा रही है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है कि आपकी जो फोर्स हो रही है वो आपकी यहाँ पे क्या हो जा रही है, हाफ हो जा रही है। फोर्स आपकी पहले ये थी और डिवाइड बाय 2 आपका हो जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हाफ हो जा रही है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन। नाउ अगला क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो आपसे क्या बोला जा रहा है कि अ बॉय कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 30 सेकेंड। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट एंड 45 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे आपको समझाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सर्कुलर ट्रैक हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। अब आपको यहाँ पे बोला इसने कि ये जो सर्कुलर ट्रैक है ये है आपका यहाँ पे 200 मीटर का। ठीक है, जो कि यहाँ पे एक इंसान जो भाग रहा है वो 30 सेकंड में कवर कर ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 30 सेकंड दे रखा है। फिर आपसे पूछा यहाँ पे इसने कि 3 मिनट और 45 सेकंड में वो कहाँ पे रहेगा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बस आपसे ये पूछ रहा है। अब देखो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब जब यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो जब ये 30 सेकंड में पूरा रेवोल्यूशन यहाँ पे कर दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 30 सेकंड के बाद वो यहीं पे आके खत्म करेगा, यहीं पे ही रुकेगा। और डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको एक छोटा सा बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और यहाँ पे ये सी पॉइंट है। ठीक है, दोनों के बीच में मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे 10-10 मीटर की यहाँ पे डिस्टेंस है। अब आपको एक बोला जाता है यहाँ पे कि आप ए से सी की तरफ जा रहे हो, फिर आपसे बोला जा रहा है कि आप ए से सी पे जाके फिर वापस आप बी की तरफ आ रहे हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सीधा दूसरा वाला कंडीशन हम लोग देखते हैं क्योंकि पहला वाला आपका बहुत ज्यादा इजी पड़ जाएगा। अब दूसरे के केस में जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप पहले आप ए से बी में गए, तो डिस्टेंस आप अगर हम सबसे पहले निकालते हैं तो पहले आपने 10 मीटर चला, फिर आप बी से वापस सी की तरफ गए तो यहाँ पे 10 चला, और फिर इसने बोला यहाँ पे कि आप सी से फिर आप बी की तरफ आ रहे हो। ठीक है, तो ये वापस से आप 10 चल के आपका कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, ये है आपका डिस्टेंस। जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो ना वो आपका है डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका जहां पे भी आपका फाइनल जो पोजीशन है ना वो आपके इनिशियल पोजीशन से कितना ज्यादा दूर है वो आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जैसे आपने ए से शुरू किया, अब ए से शुरू करने पे आप बी पे गए, तो आप बी पे चले गए। ठीक है, 10 आपका हो गया। बी के बाद आप वापस सी पे आए हो, यहाँ पे 10 हो गए। ठीक है, फिर सी से आप जब वापस बी पे जाओगे तो आप क्या हो रहे हो, आप ए की तरफ बढ़ रहे हो ना। जब आप ए की तरफ बढ़ोगे तो आप यहाँ पे माइनस लगाओगे। ठीक है, तो आपका जो ओवरऑल आपका जो डिस्टेंस जो आपने कवर किया है वो बेसिकली आपने सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर का ही कवर किया है, अगर हम ये वाला पाथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, ए से पहले आप बी गए। ठीक है, यहाँ पे सही से लिख दूं, ए से पहले आप बी गए, फिर सी गए, और फिर वापस आप यहाँ पे बी पे आए हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली जो कॉन्सेप्ट इसमें तो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन कर देना, ना टेलीग्राम पे पूछ लेना वहाँ पे भी। ठीक है, और टेलीग्राम का यहाँ पे आप इसको सर्च करके जा सकते हो ना, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे आपको आई होप की समझ में आ गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। डिस्टेंस आपका टोटल जो आपने कवर किया है वो चीज होती है, पर डिस्प्लेसमेंट आपका होता है बेसिकली इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितना डिफरेंस है, वो आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो जब आप एक रेवोल्यूशन मार रहे हो 30 सेकंड में, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है, जीरो ही हो रहा है, क्योंकि जहां से शुरू किया वहीं पे आके आप खत्म कर रहे हो। ठीक है, ये आई होप कि आपको ये चीज तो समझ में आ गई। अब जो 3 मिनट आपको जो दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके जो टोटल सेकंड्स निकल के आएंगे वो कितने आएंगे यहाँ पे, 3 into 60। ठीक है, 60 एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, अब आपको 3 दे रखा है तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 180 सेकंड। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको 30 सेकंड में बोला है कि आप एक राउंड कवर कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब 180/30 करोगे तो इस समय यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप कितने रेवोल्यूशन कर रहे हो 3 मिनट के अंदर। ठीक है, पर अब अगर अभी भी आप देखो तो ये जो 180 जो निकल के आया सेकंड, 3 मिनट का जब हमने सेकंड में कन्वर्जन किया तो वो आपका कंप्लीटली डिविजिबल था 30 से। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप यहाँ पे 6 राउंड पूरे करोगे ना, ये घुमा घुमा के जितने भी आप 6 राउंड जब भी पूरे करोगे तो आपका जो आखिरी पॉइंट होगा वो भी आपका यही पोजीशन होगी जहां से उसने स्टार्ट किया। तो एक तरीके से ये जो 3 मिनट है ना इसको आप कंप्लीटली निग्लेक्ट कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट का, जब आपसे केस पूछा जाए। अगर ये डिस्टेंस बोलता तो 200 + 200 + 200 ऐसे 6 बार आप ऐड करके रखते, फिर आपका 45 सेकंड का जो बनता उसमें आप ऐड करते। ठीक है, पर यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे जो 45 सेकंड है इसको आप तोड़ दो यहाँ पे 30 और 15 सेकंड में। अब 30 सेकंड वापस से वही सेम चीज होगी यहाँ पे, तो ये यहीं पे शुरू करके यहाँ पे ही खत्म कर देगा। तो यहाँ पे ये एक आपका एक और रेवोल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। पर जो ये 15 सेकंड है यहाँ पे बेसिकली आपका आधा ही रेवोल्यूशन होगा, तो आप कहीं पे यहाँ पे कहीं पे फिनिश करोगे। ठीक है,
अब यहाँ पे जो आपको 200 दिया है, यही बेसिकली आपका है यहाँ पे डायमीटर जो आपका रहेगा डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकल के आएगी वो बेसिकली यहाँ पे इसके डायमीटर की आएगी, और यही आपका यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आंसर आएगा 200 मीटर का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो, जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे 200 मीटर का यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, एक बार वापस से समझा दे रहा हूँ। आपको एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा था 200 मीटर का, 30 सेकंड में कोई एक इंसान भाग रहा है, उसको कंप्लीट कर दे रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जब आपसे पूछता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो डिफरेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। वहीं पे डिस्टेंस क्या होता है, जो आप कवर कर रहे हो ओवरऑल, वो आपका डिस्टेंस है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे जाने, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी यहाँ पे मैंने समझाया था। तो यहाँ पे जब आपको 3 मिनट दे रखा है, 3 मिनट मतलब कितना होगा, 180 सेकंड, 180 को डिवाइड करोगे आप 30 से, तो आपका निकल के आया कि आप 6 रेवोल्यूशन आप कंप्लीट ले पा रहे हो। ठीक है, कोई भी पॉइंट में हमारे पास वैल्यू नहीं आई है, कंप्लीट वो डिविजिबल हो पाए, इसका मतलब ये है कि जहां पे आपने स्टार्ट किया, जहां से भी, वहीं पे ही आके आप खत्म कर रहे हो। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे जहां पे भी आप अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सिमिलर रहती है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या रहता है, जीरो रहता है ना, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद आपका यहाँ पे जो 3 मिनट से निकल के आएगा डिस्प्लेसमेंट, वो आपका कंप्लीटली निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जीरो आएगा। अब 45 सेकेंड आपका डिवाइड कर लो 30 और 15 में, तो जो 30 सेकेंड है वो वापस से आपका जीरो बन जाएगा, क्योंकि आप वहीं पे आके खत्म करोगे जहां से आपने शुरू किया। अब जो 15 सेकेंड हुआ, अब 15 सेकेंड में आप कंप्लीट राउंड तो ले नहीं पाओगे, क्योंकि आपको कंप्लीट राउंड लेने में 30 सेकेंड लग रहा है। तो 15 में जो 15 सेकेंड है उसमें आप आधा ही राउंड ले पाओगे। तो आधा राउंड में आप यहाँ पे कहीं इस जगह पे खत्म करोगे। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा, बेसिकली यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो आपका यहाँ पे डायमीटर आएगा इस सर्कल का, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है 200 मीटर। तो यही आपका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो पूरा कॉन्सेप्ट। नहीं आया है तो वापस आप पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लो या डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना यहाँ पे सी ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नॉट आपसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे गलत है, सही नहीं है। तो पहला आपसे बोला जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये तो देखो, मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पे बताया था, पिछले वाले वीडियो में बताया था। और अभी हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस वीडियो में भी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था, वहाँ पे भी मैंने आपको चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि आपकी एनर्जी, आपको पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ना तो आपकी वो क्रिएट हो सकती है, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो आपके एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपका पहला वाला एकदम करेक्ट है। दूसरा आपसे बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, ये भी आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट है। और यहाँ पे आपको बस एक चीज छोटी सी बता दे रहा हूँ कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ना, बेसिकली यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आप जनरेट करते हो, जो कि इंड्यूस्ड होता है एक तरीके से यहाँ पे कंडक्टर के अंदर। और ये आपका कैसे हो पाता है, ताकि ये आपका हो पाता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल टर्म्स में आप ऐसे समझ लो यहाँ पे कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है यहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो अक्रॉस दी कंडक्टर। और ये आप क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे चेंज कर पा रहे हो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने पे आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो आपका यहाँ पे कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है, तो वही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस प्रोसेस का नाम है। और ये आपका यहाँ पे यूज होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर। ठीक है, अब तीसरा आपको बोल रहे हैं यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। अब ये जो केस है ना, अगर आपको यहाँ पे याद हो तो आपने पढ़ रखा होगा यहाँ पे सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड का केस आपने यहाँ पे पढ़ रखा होगा, तो उसी से ही आप यहाँ पे चीजें को याद रख सकते हो कि सोलेनॉइड के केस में जैसे आपको पता है यहाँ पे कि आपको जैसे याद नहीं होगा तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे ये लॉन्ग पैरेलल, मतलब यहाँ पे एक लंबा सा आपके पास यहाँ पे एक कोई शेप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे करंट को जब आप इंड्यूस करते हो ना, तो आपके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी बनती है इस तरीके से यहाँ पे बनेंगी, इस तरीके से बनेंगी। ठीक है, नीचे की तरफ भी यहाँ पे ऐसे बनती रहती है। तो ये जो अंदर वाली जो फील्ड है ना, ये जो आपके अंदर है, इसके अंदर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये सब आपस में पैरेलल बनती है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा आपको लग रहा है, पर यहाँ पे जो ये बनती है बेसिकली, यहाँ पे जो आपको बोला जा रहा है सेंटर में जो करंट कैरिंग यहाँ पे है, ठीक है, कॉइल जो है यहाँ पे अंदर, तो इसमें जो आपके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है बेसिकली, वो आपकी क्या बनती है, पैरेलल ही बनती है। तो ये आपका एक सोलेनॉइड का केस है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो डी आपसे बोल रहा है वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब देखो, मान लो आपको ये तीन नहीं भी पता होते ना, तब भी आप यहाँ पे ये तो करेक्ट कर सकते थे। ये क्वेश्चन क्यों कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ग्रीन कलर की जो वायर होती है वो बेसिकली आप यहाँ पे यूज करते हो अर्थिंग में। ठीक है, अर्थ वायर इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये तो आपका गलत होना ही है।
तो इसलिए आपका यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा था। ठीक है, तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ग्रीन आपका यूज होता है आपका यहाँ पे अर्थिंग में। लाइव वायर का तो केस जो है वो आपका रेड वायर के तौर पे आप यहाँ पे यूज करते हो उसको, है ना? तो ये आपको पता होगा, यहाँ पे कहीं कहीं पे ब्राउन वायर भी यूज होता है एज अ लाइव वायर। फिर आपका जो न्यूट्रल है वो आप ब्लू वायर के तौर पे आप यहाँ पे यूज करते हो, जो कलर कॉम्बिनेशन की हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कशन कर रखा है। तो आपको बस अगर यही पता होता तो भी आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे। यहाँ पे डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पे एक दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस की 6 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अगर आपको सब पता होंगी तो आप बहुत ज्यादा इजीली इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे वो वापस से 6 कंडीशन नहीं बताऊंगा, पर जो यहाँ पे जिस पे बन रही है ये, वो वाली हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये आपका होता है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आपको बताया ही था मैंने। यहाँ पे आपका होता है F1, ठीक है, फोकस। यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं ट्वाइस ऑफ F1 से, या फिर आप इसको C से भी डिनोट कर सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इधर वाला एरिया जो है इधर आप F2 लिखते हो, और इधर वाले को आप यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F2, या फिर वापस से यहाँ पे ये C2 से आप, या फिर इधर वाले को आप C1 से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे बताया था। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि इधर से इधर वाला जो डिस्टेंस होगा ये आपका रहता है यहाँ पे फोकल लेंथ, जो आपका F है। ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ पे लेंथ से लेके आपका यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F1 तक, या फिर इधर से इधर ले लो, ठीक है, सेम ही रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपका रहता है R। ठीक है, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि जो आपका फोकल लेंथ होता है वो R/2 होता है। मतलब यहाँ पे कहने का है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपका ट्वाइस ऑफ F होता है। तो यहाँ पे, और ये आपको सबसे पहले तो ये कंडीशन पता चल गई कि जो आपका यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो आपका ट्वाइस ऑफ एफ होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैंने कंडीशन ये बताई थी, जो 6 तरीके थे जो आपके इमेजेस बनते हैं बेसिकली, जो आप पोजीशन करते हो ऑब्जेक्ट को। तो उसमें हमने देखा था कि जब आप यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F1 पे, या फिर आप बोलो C1 पे, जब आप प्लेस करते हो अपने ऑब्जेक्ट को, और आपकी इमेज आपकी कहाँ बनती है, आपकी बनती है ट्वाइस ऑफ F2 पे, या फिर आप बोलो C2। तो जो साइज होता है वो आपका बनता है यहाँ पे सेम साइज। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सारे कंडीशन आपको सब बता दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो रिवाइंड करके देख लो, तो सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे बता भी रखा है। ठीक है, तो ये सब आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। और पिछले में भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था इसके बारे में, तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेंस के बारे में हमने यहाँ पे बात करी कि जब आपका यहाँ पे तीसरी कंडीशन रहती है, क्योंकि हमने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया था कि इन्फिनिटी पहली कंडीशन, फिर इन्फिनिटी और ट्वाइस ऑफ F1 दूसरी, फिर तीसरी, फिर इन दोनों के बीच में चौथी, फिर इस पे पांचवी, और यहाँ पे बीच में छठी। तो इस तरीके से आप बहुत ज्यादा इजीली सीक्वेंस वाइज आप चीजों को यहाँ पे याद रख सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेम साइज कब होता है, जब आपका यहाँ पे R2 पे बनेगा, तो ये C2 पे बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो डिस्टेंस होगा ना, वो आपका क्या रहेगा, जब आप यहाँ पे इमेज बन रही है तो डिस्टेंस क्या रहेगा, यहाँ पे R रहेगा। और हमें यहाँ पे R की, आपका R का रिलेशन हमें पता है यहाँ पे फोकल लेंथ के साथ क्या है, ट्वाइस ऑफ F है। तो हमें यहाँ पे क्लियरली F की वैल्यू तो हमें 15 दे रखी है, तो आपके यहाँ पे R की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, वो आपकी निकल के आएगी यहाँ पे 30। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो रहेगा 30 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे दो चीज, बस यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज हुए। पहला आपका यहाँ पे एफ जो होता है R/2 होता है, तो वहां से आपने आर और एफ के बीच में रिलेशन निकाल लिया, पहली चीज। दूसरा, आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू पता होना चाहिए था कि यहाँ पे फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, आर आपका कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो सेम साइज वाला कॉन्सेप्ट था, जो हमने 6 कंडीशन पढ़ी थी कॉन्वेक्स लेंस की, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग है। कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग मिरर के केस में है, लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग है। और इन दोनों की 6 कंडीशन होती है। जो डाइवर्जिंग होते हैं उनकी 2 कंडीशन होती है, सब हम अच्छे से पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इन सब 3 कॉन्सेप्ट से, 2-3 कॉन्सेप्ट से आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नो अगला क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछ रखा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि किसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वही यहाँ पे होगा, आपका रहने वाला है यहाँ पे बी ऑप्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन की हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या हो गया, बेसिकली आपको पता है जैसे आपके यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर की आपके यहाँ पे 5 लेयर है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब जो ये 5 लेयर है, इन सब की ना आपकी डिफरेंट आपकी यहाँ पे क्या है, डेंसिटी है। अलग अलग लेयर की आपकी अलग अलग आपकी यहाँ पे डेंसिटी है। ठीक है, अलग अलग लेयर की आपकी अलग अलग डेंसिटी है। जैसे हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन वाले केस में पढ़ा था कि जब आपकी लाइट रे
एक डेंसिटी से एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उसके डेंसिटी के बेसिस पे आपका यहाँ पे जो लाइट रे होती है वो आपकी रिफ्लेक्ट करती है या फिर आप बोलो बेंड करती है, ठीक है। या तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपकी यहाँ पे करती है, बेंड करती है। तो वो सब आपके यहाँ पे डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन का केस आ रहा है, क्योंकि आपके हर एक लेयर की, एटमॉस्फेयर के हर एक लेयर की, चाहे ट्रोपोस्फेयर ले लो, स्ट्रेटोस्फेयर ले लो, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, जो भी आप ले लो, हर एक लेयर की ना अलग अलग आपकी डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से जब वो लाइट रे आपकी सन से एक एक लेयर पे नीचे आती रहती है, तो वो आपकी बेंड होती रहती है। और बेंड होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे मान लो आपका यहाँ पे, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये स्टार है, ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे ये एक स्टार है। तो यहाँ पे आपका रियल में देखा जाए ना, तो यहाँ पे ये स्टार है, सन अगर ऊपर स्काई की तरफ देखो, पर इसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो ये स्टार है ना, आपको इस तरफ से इधर दिखाई देता है, ठीक है। मतलब आपको जो पोजीशन है वो थोड़ा आपको यहाँ पे चेंज नजर आता है, ठीक है, दूसरी तरफ आपको वो दिखाई देता है। तो ये आपका है बेसिकली यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आपको और क्या याद रखनी है, सबसे पहले तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए यहाँ पे किसका, कंडीशन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आपको यहाँ पे कंडीशन पता होना चाहिए, वो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम हमेशा यहाँ पे डेंसर से रेयरर जाएंगे, ठीक है, हमेशा, ठीक है। कोई भी कंडीशन ले लो आप, हमेशा, ठीक है, ऑलवेज आप यहाँ पे एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हो। दूसरा कंडीशन रहता है कि एंगल जो आपका है यहाँ पे इंसिडेंस का, वो आपका ज्यादा रहता है क्रिटिकल एंगल से, सी आपका क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखना। फिर दूसरा आपको यहाँ पे अलग जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, यहाँ पे इसके एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। तो जैसे आपका यहाँ पे जो मिराज बनता है, ठीक है, मिराज आपका हॉट एरियाज में बनता है, ठीक है। हॉट एरियाज में आपका बनता है कि आप बहुत ज्यादा अगर थके हुए हो, दूर तक आप देखते हो तो आपको लगता है कि वो पानी है, ठीक है, या फिर तालाब है, वो बेसिकली आपका मिराज रहता है। फिर आपका लूमिंग देखने को आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। लूमिंग आपका कोल्ड एरियाज में देखने को मिलता है, ये आपका देखने को मिलता है यहाँ पे कोल्ड एरियाज में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा आप देखोगे तो ज्यादातर आपका यहाँ पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये आपका ना ऑप्टिकल फाइबर में यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में भी आपका यहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। यूज इन ऑप्टिकल फाइबर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो दो कंडीशन हमने यहाँ पे देखी। पहली आपकी कि हमेशा डेंसर से रेयरर आपका यहाँ पे जाएगा, और दूसरा आपका यहाँ पे कि आई जो आपका हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से आपका यहाँ पे ज्यादा रहेगा। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। और फिर बाकी आपका यहाँ पे जो भी हमने देखा कि आपके एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपको स्नेल्स लॉ तो पता ही होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है यहाँ पे तो स्नेल्स लॉ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है। पर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है कि जो ये साइन आई अपॉन साइन आर है, ये बेसिकली आपका बन जाता है साइन सी, और ये आपका रहता है यहाँ पे म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये चीज आपको अलग से यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक। तो ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब ऐसा क्यों होता है, अगर आपको ये जानना है, तो ये बेसिकली जो आपका क्रिटिकल एंगल है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मॉल सी की ना, तो जो क्रिटिकल एंगल है ये बेसिकली आपका एक ऐसा इंसिडेंस एंगल होता है, ठीक है। क्या होता है आपका ये, एक ऐसा इंसिडेंस एंगल आपका यहाँ पे ये होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक ऐसा इंसिडेंस एंगल है यहाँ पे ये, जिस पे आपका जो रिफ्रैक्शन एंगल है, ठीक है, जो आपका ये रिफ्रैक्शन एंगल है, वो आपका 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि आपका क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका एक इतनी वैल्यू होती है कि जिसकी वजह से आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री बन जाता है। तो जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनेगा, मतलब साइन आर 90 डिग्री जब बनेगा, तो क्या होती है साइन आर की वैल्यू, मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए आपका यहाँ पे साइन सी जो आएगा वो आपका म्यू टू अपॉन म्यू वन बन जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल ही बेसिकली आपका इंसिडेंस एंगल रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एक ऐसा इंसिडेंस एंगल है जिसके थ्रू आपका रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री बन जाता है, और साइन 90 की वैल्यू की 1 होती है। तो इसलिए आपका साइन सी इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन हो जाएगा, क्योंकि साइन आर उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 मल्टीप्लाई कुछ भी करो वही वैल्यू आती है। तो इसलिए आपका वो वाला आपका एक इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। नौ अगले क्वेश्चन पे चलते हो, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट वेट्स 9 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट, ठीक है। वेट आपको यहाँ पे बताना है उसका।
measured on the surface of a planet where the acceleration due to gravity is 9 times that on the surface of the earth। ठीक है, तो आपको बेसिकली बोला है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 9 न्यूटन है अर्थ के सरफेस पे। तो आपको वेट बताना है एक दूसरे प्लेनेट पे, एक ऐसे प्लेनेट पे जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उस प्लेनेट की वो 9 टाइम्स है अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे निकाल लो कि आपके ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको डिनोट कर रहे हैं डब्ल्यू ई से। तो आपको ये दे रखा है 9 न्यूटन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आपको ये दे रखा है एन ऑब्जेक्ट वेट्स 9 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, पहली स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, डब्ल्यू ई हम यहाँ पे ले रहे हैं एक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट का वेट आपके अर्थ पे। तो वो आपको दे रखा है यहाँ पे 9 न्यूटन। फिर आपको बोला एक ऐसे प्लेनेट पे बताना है, तो हम डब्ल्यू पी ले लेते हैं। कोई भी प्लेनेट जो भी आपको दे रखा है उसका वेट, उस ऑब्जेक्ट का वेट उस प्लेनेट पे कितना है वो आपको बताना है। तो यह हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। फिर हमें यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन अर्थ, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ले ले रहे हैं यहाँ पे 9 जी क्यों ले रहे हैं जीई, क्योंकि आगे आपको दे रखा है कि उस प्लेनेट पे जो भी प्लेनेट आपका यहाँ पे ले रखा है उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9 टाइम्स है किसके, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ के। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जी ई ले रहे हैं क्योंकि ये बाद में कैंसिल आउट करने में ज्यादा इजी रहेगा। अगर आप पहले ही यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको करना पड़ सकता है। इससे सिंपल है कि आप जीई को जीई लेके चलो। ठीक है, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे आपका रहेगा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है प्लेनेट पे वो आपको दे रखा है कि वो 9 टाइम्स है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका यहाँ पे ये इक्वेशन निकल के आ जाएंगी चारों। अब आप क्या करो, आप सबको इक्वली पुट कर दो। तो पहले तो आप यहाँ पे क्या करो कि वेट आप ऑन अर्थ अपॉन में लो यहाँ पे प्लेनेट के। ठीक है, मतलब आपका डब्ल्यू यहाँ पे है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन प्लेनेट। और यही आप इस तरफ लोगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट। फिर अगर आप अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको यहाँ पे निकल के आएगा डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू पी इज इक्वल्स टू, ये आपका जीई आपका जीई रहेगा, पर आपका जो जीपी है ये आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये वाली जो आपकी वैल्यू है, तो ये आपका बन जाएगा 9 जीई। तो अब जो जीई और जीई है इसलिए मैंने बोला था कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके लिए इजी रहेगा यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे जो निकल के आएगी वैल्यू वो आएगी डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू पी इज इक्वल्स टू 1/9। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपका जो वेट है बेसिकली, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे वो 9 टाइम्स हो जाएगा। कैसे 9 टाइम्स हो जाएगा, अब यहाँ पे आपका कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू पी। मतलब कहने का ये हुआ कि जो आपको यहाँ पे डब्ल्यू पी पूछा था, मतलब वेट पूछा था उस ऑब्जेक्ट का किसी भी प्लेनेट पे जो भी आपको यहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन में, उस पे जो वेट रहेगा उस ऑब्जेक्ट का वो 9 टाइम्स रहेगा जो भी उसका वेट है अर्थ पे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे वैल्यू दी होती, मान लो ऑप्शन में आपको यहाँ पे वैल्यू दी होती, जैसे आपको यहाँ पे 9 आपका निकल के आ गया, तो हमारा आंसर तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पूछा है। तो यहाँ पे वेट पूछा था, वेट आपका निकल के आ गया वुड बी 9 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स है आपके अर्थ के वेट से। पर अगर आप मान लो यहाँ पे वैल्यू दी होती तो आप यहाँ पे क्या करते, 9 इंटू आप यहाँ पे करते 9, तो आपका यहाँ पे 81 न्यूटन आपका यहाँ पे निकल के आता आंसर। ठीक है, पर आपको ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी थी, तो आपको यही समझना था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे इजी टर्म्स में हमने पहले चारों वैल्यू लिखी जो आपको यहाँ पे दे रखी थी। जीई को हमने जीई लिखा क्योंकि बाद में जाके वो कैंसिल आउट होने में हेल्प करेगा, वरना आप यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके करोगे तो आपको लंबा पड़ सकता है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, सिंपल सा बात यहाँ पे ये है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बना ली जहाँ पे हमने वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन ऑन अर्थ अपॉन आपका वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन प्लेनेट किया, मतलब अर्थ अपॉन प्लेनेट किया। एक तरफ वेट ले लिया, एक तरफ हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लिया। फिर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे जी पी की। तो हमारे यहाँ पे निकल के आ गया 1/9। ठीक है, डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू पी आपका निकल के आ गया 1/9। और फिर हमने यहाँ पे आपका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमारा डब्ल्यू पी जो आपसे पूछा गया था ये हमारे निकल के आ गया 9 टाइम्स ऑफ जो भी आपका वेट है अर्थ पे। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन निकल के आया। कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, वरना टेलीग्राम चैनल पे जरूर पूछ लेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा आया यहाँ पे सी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू है विद रिगार्ड टू द ग्रीन हाउस। तो देखो ग्रीन हाउस जो आपका वर्ड है ना, इससे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ये ऐसा एरिया यहाँ पे बनाता है प्लांट्स के लिए ताकि वो जिंदा रह पाए कोल्ड एरियाज में। ठीक है, या तो आप एरिया बोल सकते हो, एक घर बोल सकते हो, एक रीजन बोल सकते हो। ये एक ऐसा रीजन घर या फिर एरिया बनाता है जहाँ पे भी जो प्लांट्स हैं वो ठंडे एरियाज में हमेशा जिंदा रह पाए। ठीक है,
तो ये आपका हो गया यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस। अब बेसिकली आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो सोलर रेडिएशंस होती है, तो जो शॉर्टर वेवलेंथ की जो रेडिएशन होती है वो आपकी अर्थ तक तो पहुंचती है, और साथ ही साथ यहाँ पे अर्थ पे पहुंचने के बाद ना अर्थ भी अपना कुछ परसेंट ऑफ यहाँ पे आप बोल सकते हो इंफ्रारेड रेडिएशन वो एमिट करता है, ठीक है। पर यहाँ पे ये एंटर किसकी वजह से कर पाती है, तो ये एंटर कर पाती है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जो आपको यहाँ पे दे रखा है। जैसे आपका CO2 है, ठीक है, CH4 होता है, यहाँ पे N2O होता है, फिर CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, ये सब जो आपको मैंने लिखवाया है ये सब। तो इनकी वजह से ना जो आपके रेडिएशन है वो आपके एंटर तो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके यहाँ पे अलाउ करते हैं रेडिएशंस को अंदर आने के लिए, ठीक है, रेडिएशंस टू एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि ये जो आपके ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं ये आपके अलाउ करते हैं सोलर रेडिएशंस को एंटर करने के लिए, पर ये प्रिवेंट करते हैं आपके यहाँ पे जो लॉन्गर रेडिएशंस है, ठीक है, ये आपके यहाँ पे जो लॉन्गर वेवलेंथ के रेडिएशंस है उनको यहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि अब ये वापस नहीं जा सकते, अब यहाँ पे एक तरीके से ये ट्रैप हो गए हैं। और जब ये ट्रैप होते हैं उसी की वजह से हमें यहाँ पे क्या लगती है, गर्मी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये पहले तो अलाउ करते हैं सोलर रेडिएशंस को अर्थ पे आने के लिए। अब अर्थ भी जब यहाँ पे वो लेती है, ठीक है, एक तो या तो आपके प्लांट्स लेते हैं क्योंकि ग्रीन हाउस गैस बेसिकली प्लांट्स को अलाउ करता है यहाँ पे जिंदा रहने के लिए ठंडे एनवायरनमेंट, तो एक तो प्लांट्स आपके लेंगे, दूसरा अर्थ का सरफेस लेता है। पर अर्थ का सरफेस साथ ही साथ एमिट भी करता है, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन। पर जो भी आपके यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ वाले रेडिएशन है उनको यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस प्रिवेंट करती है बाहर जाने से, और जो आपकी रेडिएशंस है वो अंदर आने के लिए भी ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था जो लगना था। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन पढ़े तो पहला आपसे बोल रहा है द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ कैन एंटर इनटू द ग्रीन हाउस व्हाइल लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम द ग्राउंड एंड द प्लैनेट इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास बैक आउट थ्रू द ग्लास। अब देखो यही मैंने आपको बताया, यही आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कि शॉर्टर जो वेवलेंथ है वो आपके जो सन से आ रहे हैं वो आपको एंटर तो कर पा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, पर वो अब यहाँ पे बाहर नहीं जा पाएंगे। वो प्रिवेंट कर रही है कौन, ग्रीन हाउस गैसेस प्रिवेंट कर रही है कि जो आपके इंफ्रारेड रेडिएशन आपका अर्थ का सरफेस इमिट कर रहा है या फिर प्लांट इमिट कर रहे हैं वो आपके बाहर नहीं जा पाएंगे अगर वो लॉन्गर वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। अब दूसरा वाला देखो आपको बोल रहा है कि वो एंटर कर पा रहे हैं, और फिर आगे इसने बोल दिया यहाँ पे कि वो पास बैक भी कर पा रहे हैं, मतलब आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। तो अब ये तो हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन आने को तो अलाउ कर देता है पर जाने में अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो लॉन्गर वेवलेंथ की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट एंटर, तो यहीं पे गलत हो गया, ये आप डायरेक्ट हटा लो। फिर आगे आपको बोला कि नो इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू, अब देखो ये भी डायरेक्ट गलत हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बस आपको ये पता होना चाहिए कि सोलर रेडिएशंस आपके आ सकते हैं शॉर्टर वेवलेंथ वाले, अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज ही बेसिकली उनको अलाउ करते हैं आने के लिए, और प्रिवेंट आपके किसको करता है, लॉन्गर वेवलेंथ वाले को प्रिवेंट करता है बाहर जाने से। और कौन प्रिवेंट करता है, ग्रीन हाउस गैसेज ही प्रिवेंट करती हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्यों होता है ग्रीन हाउस गैस, ये सब आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी आपकी गैसेज वगैरह ग्रीन हाउस गैसेज में काउंट होंगी। तो CO2 आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, और फिर आपकी CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और भी होती है, ऐसा मत समझना कि सिर्फ इतनी ही है, और भी होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये याद रखना है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे 2022 में जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे CDS 1 में और CDS 2, ठीक है, आपका क्योंकि 2 बार होता है तो हमने यहाँ पे दोनों बार के CDS 2022 वाले हमने सब डिस्कस कर लिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस वगैरह, डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे भी पूछ सकते हो, पर डाउट्स लेके मत जाना, पूछ जरूर लेना, चाहे आप यहाँ पे पूछो या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे पूछो, ठीक है। अगर आप पहली बार आए थे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।